अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, खुशामदीद आपको कहेंगे नया दिन में। मैं हूँ आपकी मेज़बान महक असलम। नया दिन, नया मौका और बहुत कुछ नया करने का अज़्म। बहुत सारी नई खबरें हैं, नई टॉपिक्स हैं जिन पर आज हमने बात करनी है। वर्किंग वीक यानी हफ्ते का है पहला दिन मंडे, और जो लोग गुजार के आते हैं लंबा सारा वीकेंड, उनके लिए मंडे थोड़ा सा मुश्किल दिन होता है स्टार्ट करने के लिए। इसलिए हम चाहते हैं कि फुल एनर्जी के साथ आपके साथ बात करें और फुल एनर्जी से आप लोगों तक खबरें पहुंचाएं, नई नई अच्छी अच्छी बातें करें, ताकि आपको जो पूरा हफ्ता बड़ा अच्छा गुजरे, दिन का आगाज बड़ा अच्छा हो, बहुत एनर्जी वाले तरीके से दिन का आगाज। और कहते हैं जी कि अगर आप दिन का आगाज अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो पूरा दिन बड़ा अच्छा गुजरता है। अच्छा, ये एक ऐसी चीज है जिसमें मेरा बड़ा यकीन है कि मैं कहती हूँ जो काम, जो दिन, जो साल, जो महीना अच्छे तरीके से शुरू हो जाए, जो सफर अच्छे तरीके से शुरू हो जाए, तो फिर पूरा जो टाइम होता है ना, बड़ा ही जबरदस्त और बड़ा ही अच्छा गुजरता है। तो आज की अच्छी बात यह है कि इंसान को उसकी बुराइयों समेत कबूल करने वाला ही उसका सच्चा दोस्त होता है। तमाम दोस्त जिनके बड़े बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं ना, और सोशल मीडिया पे आप बड़ा लिख रहे होते हैं बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर, ये सुन ले, क्योंकि खूबियां तो दुश्मन की भी मुतासिर करती हैं। इसीलिए अगर कोई शख्स आपको आपकी तमाम बुराइयों के साथ, तमाम अच्छाइयों के साथ एक्सेप्ट कर रहा है, दैट्स मीन कि वो आपका ट्रू फ्रेंड है। वो चाहता है कि आप उसकी जिंदगी में रहें। और बहुत सारे दोस्त मैंने ऐसे देखे हैं कि जब आप अपने किसी दूसरे दोस्त के अंदर कोई बुराई देखते हैं तो उस बुराई को खत्म करने की कोशिश करते हैं, उसको एक अच्छे ट्रैक पर लाने की कोशिश करते हैं, विच इज़ वेरी गुड। ऐसे लोग आपके वाकई बड़े अच्छे दोस्त होते हैं, और ऐसे लोगों को अपने हाथों से बिल्कुल नहीं जाने देना चाहिए। और जब हम कहते हैं ना हाथ से कोई चीज़ नहीं जाने देना चाहिए, तो हमारी टॉप स्टोरी का आगाज़ भी एक ऐसी ही खबर से होने वाला है। कल जो मैच था, जबरदस्त मैच था। हमने देखा था कि भाई एक सेकंड के मुझे लग रहा था कि पेशावर ज़ल्मी जो है मैदान मार जाएगा। PSL से पहले कोयटा में क्रिकेट का मेला, हाउसफुल स्टेडियम, क्राउड का जो जोश था वो आसमान को छू रहा था। आप ने अगर कल का मैच देखा होगा तो यकीनन जो लोग मैच देख के एक्साइटेड हो रहे थे वो अंदाजा लगा सकते थे कि इतना माशाल्लाह क्राउड था और इतना जबरदस्त लोगों ने एक रिएक्शन दिया था, और बड़ा अच्छा लगा हमें देखकर। होम ग्राउंड पर कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 3 रन से हरा दिया। मैंने कहा ना कि एक लम्हे के लिए मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे पेशावर ज़ल्मी ने मैदान मार लिया, लेकिन खैर जीत जिसके हिस्से में उसका हम जिक्र कर चुके हैं। 184 रन के जवाब में पेशावर ज़ल्मी 181 पर हिम्मत हार गई। मैच 3 रन से कोयटा के नाम रहा। अच्छा, एक चीज बड़ी यहाँ पर नोट करने वाली कि आपने देखा होगा जो ग्राउंड था वहां पर आपको ग्रीनरी कहीं नजर नहीं आ रही थी, बिल्कुल एक एक मैदान था, खुला मैदान था। कोयटा में जब ये मैच हो रहा था तो बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस किया। इसके पीछे मिथ क्या थी आज हम प्रोग्राम में आगे चल के आपको बताएंगे। लेकिन जो सबसे मज़े की चीज़ थी, यहाँ पर ऐसे ऐसे स्टार्स मौजूद थे, यहाँ पर ऐसे ऐसे प्लेयर्स मौजूद थे, और उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, क्या वो खेले। और जो ग्राउंड था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं 90s के टाइम का कोई मैच देख रही हूँ, क्योंकि एक तो ग्राउंड ऐसा था, फिर क्राउड ऐसा था, फिर जोशो खरोश ऐसा था। अब आप देखेंगे एक नुमाइशी मैच था PSL 8 का। अभी नुमाइशी मैच ऐसा है, सो आगे जो मैचेस होंगे उनमें क्या हाल होगा, मतलब मुझे तो अभी से एक्साइटमेंट हो रही है। लेकिन कुछ लोगों को टिकट ना मिलने का शिकवा था, तो अभी से पैगाम है भाई कि टिकट्स पहले से बुक करवा लें। ये ना हो कि आगे आने वाले मैचेस में आप लोग फिर शिकवा करते नजर आए कि हमें टिकट्स नहीं मिली है। सो बड़ा ही बेहतरीन मैच था, और सबसे ज़्यादा क्रेडिट मुझे लगता है जितना अप्रिशिएट हम अपनी आवाम को करें जिन्होंने यहाँ पर पहुँच के हमारे क्रिकेटर्स को इतना अच्छा रिस्पांस दिया, जो कि मुझे नहीं लग रहा था। लेकिन फिर भी मौसम की सख्ती थी, वो भी बर्दाश्त हुई। इसके अलावा जनाब एक वो होता है ना कि आपको थोड़ा होता है कि यार ये तो नुमाइशी मैच है, ये क्या आप देखने जाएंगे, लेकिन लोगों ने भरपूर तरीके से जो है ना इसको एंजॉय भी किया, और छक्के चौके यहाँ पर लगे। घर बैठे लोगों ने भी इंजॉय किया, और जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उन्होंने भी इंजॉय किया। अच्छा जी, एक और क्रिकेट की दुनिया से खबर है। भारत एशिया कप खेलने पाकिस्तान ना आया तो हम भी वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का दो टूक मौके सामने आ गया है। नजम सेठी ये कह रहे हैं कि अगर एशिया कप मुतासिर हुआ तो भारत में शेड्यूल वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी पर भी डेडलॉक होगा। आज हम प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। अच्छा, मुझे नजम सेठी का यह बयान बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि कभी कभी तो हम खुल के बोलते हैं और कभी कभी हम खुल के खेलते हैं। आपको याद होगा कि हमने अपने लास्ट प्रोग्राम में भट्टी साहब से ये बात की थी कि क्या होने वाला है, क्योंकि जाहिर सी बात है पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है। हम लोग मेजबानी करने जा रहे हैं। अगर भारत इसमें कोई रोड़े अटकाता हुआ हमें नजर आता है तो फिर हमारी अपनी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, वो नजम सेठी साहब ने बयान कर दिया। अब जरा आगे बढ़ते हैं। एक अफसोसनाक खबर है जो कि आपके साथ शेयर करनी है। टर्की में जलजिले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। शिद्दत 7.9 रिकॉर्ड की गई है। जलजिले का जो मरकज है वो तुर्की के जनूब मशरिक में था, जबकि गहराई 24.1 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। झटके 1 मिनट तक महसूस किए गए हैं।
जो कि 1 मिनट बहुत ज़्यादा होता है, 60 सेकंड। आप देखें कि जब हम भी यहाँ पर इस चीज़ को फेस करते हैं, वो चंद सेकंड्स के झटके हमसे बर्दाश्त नहीं किए जाते, ये 1 मिनट झटके वहाँ की आवाम ने बर्दाश्त किए। मुतादिद इमारतें मलबे का ढेर बन गई हैं। तुर्क हुकाम ने 15 अफराद की हलाकतों और 17 कसीरुल मंजिला बिल्डिंग्स गिरने की तस्दीक करती है। तुर्की के अलावा कब्रस, यूनान, उर्दन और लेबनान में भी ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। अभी कुछ देर पहले मैं देख रही थी कि रजब तैयब एर्दोगान जो हैं, उन्होंने कहा जी कि रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका हुआ है और जितने भी लोग इससे मुतासिर हुए उन्हें रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। हमारी दुआएं हमारे तुर्की भाइयों के साथ हैं, हमारी बहनों के साथ हैं जो लोग इस चीज़ से मुतासिर हुए हैं, जिन्होंने ये चीज़ फेस की है। पाकिस्तान उनके बिल्कुल हम पल्ला खड़ा है और तुर्की और पाकिस्तान का रिश्ता माशाल्लाह इतना खूबसूरत है, इतना प्यारा है कि जब भी वो कहते हैं ना, किसी एक भी मुल्क में किसी एक भी शख्स को कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो वो यकीनन तमाम लोगों के लिए तकलीफ़ का आलम होता है। इसी तरह इस वक्त जो हमारे तुर्की के बहन भाई इस चीज़ को जो है वो महसूस करें, हम यकीनन उनके बिल्कुल साथ खड़े हैं। और हमें याद होगा कि 2005 में जब पाकिस्तान में वो ज़लज़ला था जिसने पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया था, वो मंज़र हमारी आंखों से नहीं जाता। उस वक्त तुर्की ने जिस तरह हमारी मदद की थी, हमारे बिल्कुल शाना बिशाना खड़ा था, वो मिसाल ऐसी है और वो चीज़ ऐसी है जिसको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। आज हम अपने तुर्की के बहन भाइयों के लिए, अपनी माओं के लिए, अपने प्यारों के लिए जो जो यहाँ पर इस चीज़ से मुतासिर हुए हैं, उनके लिए दुआ गो हैं। जिनके प्यारे इस ज़लज़ले में आज चले गए हैं, अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फरमाए। और जिस हद तक मुमकिन हुआ पाकिस्तान अपने तुर्की के बहन भाइयों के साथ हम पल्ला खड़ा है। आज प्रोग्राम में हम कराची के हवाले से भी बात करेंगे और 2 ऐसी लड़कियों से आपको मिलवाएंगे, ऐसी 2 लड़कियों से मुलाकात आपकी करवाएंगे जिन्होंने इंग्लिश में किताब लिखी है। अच्छा, वैसे किताबें तो बहुत सारे लोग लिखते हैं, इंग्लिश में हो जाए, उर्दू में हो जाए, लेकिन किताब लिखने का मकसद क्या था, इसके पीछे स्टोरी क्या थी और क्यों लिखी गई ये किताब, कहाँ से इनका ये सफ़र शुरू हुआ, क्या सोच थी जिस सोच की वजह से इन लोगों ने किताब लिखी है। इन दोनों लड़कियों से हम आज बात करेंगे, जानेंगे और फिर आपको बताएंगे, बल्कि आप खुद ही सुन लेंगे। अच्छा जी, ज़रा आगे बढ़ते हैं। हेल्थ के हवाले से आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि फ्रोज़न फूड्स का इस्तेमाल तकरीबन हर कोई करता है, मतलब हमारे घर में भी और हमारे जो इस वक्त ख़वातीन देख रही हैं, मेरी बहनें, मेरी माएँ। ज़ाहिर सी बात है, कभी कभी बच्चों को सुबह जल्दी जाना होता है, कभी मियाँ को जल्दी दफ्तर जाना होता है, तो कभी शाम के वक्त पकोड़े या समोसों का दिल कर रहा होता है। तो डिफरेंट ब्रांड्स के अब हर तरह के समोसे, पकोड़े, कचौरियाँ भी आ गई हुई हैं। लेकिन ये जो फ्रोज़न फूड होता है, इसके खाने से आपकी बॉडी में किस चीज़ का इंटेक बढ़ जाता है या आपकी बॉडी कितनी ज़्यादा फैटी हो जाती है, ये कितना आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है, आज हमने इस पर बात करनी है। क्या एक लिमिट तक हम फ्रोज़न फूड इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हम इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल फ्रेश चीज़ें बनानी चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि अब तो फ्रूट्स भी जो है ना वो फ्रोज़न मिलना शुरू हो गए। लाइक अभी मैंगो का सीज़न नहीं है, पर परसों जब मैं ग्रॉसरी स्टोर पे गई हुई थी तो मैंने देखा कि एक ब्रांड के मैंगोज़ के स्लाइसेस जो है उसका उन लोगों ने पैकेट रखा हुआ था विच इज़ फ्रोज़न, और आप वो ख़रीद सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये कितना आपकी सेहत के लिए कितना मुज़र है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, या कुछ टेक्निक्स होती हैं या इनकी कोई शेल्फ़ लाइफ है, आप उस शेल्फ़ लाइफ के बाद उसको नहीं यूज़ कर सकते। बहुत सारे लोगों को इसका पता नहीं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी इतनी तेज़ हो गई है, हमें हमेशा झटपट चीज़ें चाहिए होती है कि फ़ौरन से फ्राई हो जाए, फ़ौरन से बन जाए, जल्दी जल्दी हम बच्चों को सैंडविचेस बना के दे दें, जल्दी से हम कोफ्ते बना ले। लेकिन इसमें कहीं पर नुकसान भी होता है और वो गलती हम क्या करते हैं, आज प्रोग्राम में हम इस पर आगे चल के बात करेंगे। इसके अलावा जनाब, नौजवानों में खुदकुशी का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसकी वजह ज़हनी दबाव हो सकता है, इसकी वजह एंजाइटी हो सकती है, इसकी वजह घर का माहौल हो सकता है, इसकी वजह आपका काम का बर्डन हो सकता है, इसकी वजह ये हो सकती है कि जी आपने किसी से कर्जा लिया है लेकिन आप मतलूबा वक्त पर उसका वो मतलूबा कर्जा नहीं अदा कर पा रहे। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि जी आपने किसी से बहुत ज़्यादा वादे कस्में खा ली हैं और दरमियान में फैमिली आ गई है। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि बॉस का बहुत ज़्यादा प्रेशर है आपके ऊपर। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि बीवी बच्चे बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो रहे हैं लेकिन आप उस चीज़ों को उस तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि आपने माँ बाप और बीवी बच्चों को एक बैलेंस उस पर लेकर आना है, लेकिन क्या करें जी, आप फाइनेंशियली लिहाज से उतने स्टेबल नहीं हैं, डिमांड्स बढ़ रही हैं, घर के खर्चे बढ़ रहे हैं, महंगाई जो है वो दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। क्या वजह है और ये किस स्टेज पर आकर लोग इतना इंतहाई कदम उठा देते हैं? आपने देखा होगा, हमने कितनी ये खबरें रिपोर्ट की हैं कि जी बच्चों ने
मतलूबा नंबर नहीं लिए तो फलाने बच्चे ने खुदकुशी कर ली। और बच्चे की उम्र क्या थी, 16-15 साल। माँ बाप का कभी कभी दबाव, बच्चों पे प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि बच्चे खौफ के मारे जो है ना वो ये इंतहाई कदम उठा लेते हैं, अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं या किसी भी तरीके से सुसाइड की तरफ चले जाते हैं। हमारी नफ्सियात इस हवाले से क्या राय रखते हैं कि क्या वाकई आपको एक अच्छा लिसनर होना चाहिए किसी की बात सुनने के लिए? ये ना हो कि सिर्फ आप अपनी बातें करते रहें, किसी की सुन लें, शायद किसी का दिल हल्का हो जाए और वो ये इंतहाई कदम ना उठाए। तो आज प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे मौज़ूआत हैं, टॉपिक्स हैं, रिपोर्ट्स हैं जो हमने आपको दिखानी है। लेकिन सबसे पहले हम बात करने वाले हैं क्रिकेट की। कल का क्या ही मैच था। PSL से कबल कोयटा में नुमाइशी मैच हुआ। होम ग्राउंड पर कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 3 रन से हरा दिया। मुकाबला देखने के लिए भुगटी स्टेडियम में तमाशाई जो थे उनका एक रश था, जम्मे गफी था, जहां जहां तक निगाह जा रही थी। मेरा कल यकीनन दिल कर रहा था कि काश मैं स्टेडियम में मौजूद होती और यहाँ से 1-2 लाइव हिट्स करती और फिर आज अपने प्रोग्राम में आपको दिखाती। क्या ही ज़बरदस्त लोगों का रिस्पांस था, लिटरली अप्रिशिएट करना चाहिए। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद मज़ीद हम बात करेंगे। 27 साल बाद बुगटी स्टेडियम में क्रिकेट की रौनकें बहाल। कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान सनसनीखेज नुमाइशी मैच। पेशावर के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीता। ग्लैडिएटर्स ने पहले बैटिंग शुरू की तो एहसान अली और उमर अकमल को वहाब रियाज ने जल्द आउट कर दिया। कप्तान सरफराज अहमद 4, अब्दुल वाहिद बंगलजई 28 रन बना सके। इफ्तिखार अहमद ने 50 गेंदों पर 94 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। वहाब के आखिरी ओवर में 6 छक्के लगाकर स्कोर 5 विकेटों पर 184 रन तक पहुंचा दिया। पेशावर ने हदफ का ताकुब शुरू किया तो कप्तान बाबर आजम 23 रन बनाकर आउट हुए। बूम बूम आफरीदी नारों की गूंज में विकेट पर आए। उन्होंने 25 रन स्कोर किए। नौजवान बैट्समैन मोहम्मद हारिस ने 53 रन की इनिंग्स खेली। पेशावर को आखिरी 6 गेंदों पर 9 रन दरकार थे। नसीम शाह ने 5 रन दिए। मैच 3 रन से कोयटा के नाम रहा। वजीर आला बलोचिस्तान ने इनामात तकसीम किए। ऑलराउंड कारकर्दगी पर इफ्तिखार बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। तो वही मैच बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। बहुत ज़्यादा मज़ेदार मैच इसलिए भी था क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जिसने हम सबको हैरान कर दिया। PSL के नुमाइशी मैच में इफ्तिखार अहमद ने वहाब रियाज को 6 गेंदों पर 6 छक्के जड़ दिए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की भरमार हमने देखी। तो क्या क्या किस ने ट्वीट किया था, किस तरीके से मीम्स बनी, वो जरा आपको दिखाते हैं। सोशल मीडिया पर भी इफ्तिखार अहमद के छक्कों की धूम मच गई। इफ्ती मेनिया सोशल मीडिया पर ट्रेंड बन गया। मजे मजे की मीम्स शेयर की गयी। PSL मीम्स ने तस्वीर अपलोड की और लिखा, यहाँ आओ वहाब तुम्हें मिनिस्ट्री दूं। मुस्कान ने वहाब रियाज की रोती हुई पुरानी तस्वीर शेयर की। उसामा ने वीडियो शेयर करके इफ्तिखार अहमद की ड्रेसिंग रूम वापसी की मंजर कशी की। शादाब खान ने ट्वीट में इफ्तिखार की तस्वीर अपलोड की और लिखा, छोटे भाई इफ्तिखार ने स्पोर्ट्स मिनिस्टर वहाब रियाज का भी लिहाज नहीं किया। इफ्तिखार अहमद ने ट्वीट किया, अल्हम्दुलिल्लाह आप सबके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। तो शुक्रिया अदा करना बनता है। अच्छा जी, अब जरा आगे बढ़ते। क्रिकेट की दुनिया से खबर है, एशिया कप होगा तो पाकिस्तान में ही होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मौक़िफ़ पर डट गया है। बहरीन में एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग में हमने देखा है कि PCB मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी ने सख्त मौक़िफ़ अपनाया है। भारतीय बोर्ड पर वाज़ेह कर दिया है कि अगर एशिया कप मुतासर हुआ तो भारत में जो शेड्यूल वर्ल्ड कप है और चैंपियंस ट्रॉफी है उस पर डेडलॉक हो सकता है। एशिया कप के वेन्यू के हवाले से फैसला मार्च में किया जाएगा। एशिया कप 2023 पाकिस्तान में शेड्यूल है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड हुकूमत की इजाज़त का बहाना बनाकर पाकिस्तान आने से इनकार कर चुका है। लेट्स सी क्या करता है, और अब अगर वो इनकार करता है तो पाकिस्तान भी अपनी स्ट्रेटजी बता चुका है। अब हमने दोनों चीज़ें आपके सामने रख दी हैं, एक तो PSL का जो नुमाइशी मैच था और एक ये वाली खबर। अब इन दोनों पर तज्जिया लेते हैं। स्पोर्ट्स डीलर सर इस वक्त हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अदिल, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बिल्कुल अच्छा है, गुड टू बी बैक ऑन द शो, होप यू आर डूइंग फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं, कल का मैच आपने देखा? मैंने पार्ट्स में देखा। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने पूरा नहीं देखा। अच्छा। क्योंकि और भी खबरें उस वक्त चल रही थी तो आई वाज फॉलोइंग देम एज वेल। लेकिन हाँ, आई वॉज वेरी लकी कि मैंने वो 6 छक्के वाला लाइव देखा वो। अच्छा, मेरे प्रोड्यूसर मुझे से कह रहे कि जरा मुझे 6 छक्के देखेंगे, नहीं देखे? देखे आपने? मैंने देखे और मैंने लाइव देखे और बहुत मजा आया। तो इफ्तिखार ने क्या किया निगरा वजीर खेल के साथ? ये अच्छा देखिए, इफ्तिखार जो है ना वो एक अंग्रेजी में कहते हैं ना कि somebody hitting the purple patch। तो इफ्तिखार has hit the purple patch। इस वक्त फॉर्म जो है उनकी, और आई थिंक वो जो अक्षर पटेल को उन्होंने जो इंडिया में वर्ल्ड कप में जो छक्के लगाए थे उसके बाद से अगर आप इफ्तिखार को देखें तो उनका एक खास रोल मुतय्यन हो रहा है। देखिए, वर्ल्ड कप से पहले इफ्तिखार की पूरी प्रेजेंस के हवाले से सवाल, उनकी टीम में मौजूदगी पे लोग सवाल लगाने लगे थे कि यार इसका रोल क्या है। हाँ। अगर ऑलराउंडर है तो आप इससे बॉलिंग नहीं कराते, अगर ये बैट्समैन है तो इसका बहुत लिमिटेड इसकी जो है ना। लेकिन अगर आप ये देखें खास तौर से वर्ल्ड कप में उनकी 1-2 कैमियोस थे,
फिर बांग्लादेश प्रीमियर लीग में इफ्तिखार ने सेंचुरी भी बनाई और भी बड़े रन स्कोर किए, और यहाँ पे आके इफ्तिखार ने ये अनाउंस कर दिया है दैट मैं आज अभी रेडियो शो करके आ रहा था और मैं ये बात बोल रहा था कि उन्होंने एक्सपेक्टेशन सेट कर दी है फॉर द PSL 8। अब ये जहां बैटिंग करेंगे एवरीबडी वांट्स 6 सिक्सेस इन एन ओवर फ्रॉम हिम 1, और अगर किसी खिलाड़ी के लिए बाबर आजम के बाद आप बहुत बड़ी चेयर सुनने वाले हैं तो वो इफ्तिखार को सुनने वाले हैं। अच्छा। इफ्तिखार ने अपने आप को ना, उन्होंने अपनी पोजीशनिंग सेट कर ली। अगर आप इफ्तिखार के सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो करते हैं तो वो इफ्ती मेनिया जो एक वक्त आपको पता है इस वक्त ट्रेंड भी कर रहा था, बाय द वे कल से ट्रेंड कर रहा है पाकिस्तान में। एक तो इफ्तिखार उसको ओन कर रहे हैं अपना, इफ्ती मेनिया इज एंजॉयिंग दिस अटेंशन दैट ही इज गेटिंग। विजडन में एक बहुत मजेदार आर्टिकल भी इस हवाले से आया हुआ था। और दूसरी जो चीज़ आ रही है वो ये आ रही है कि इफ्तिखार का अगर आप सोशल मीडिया में इफ्ती मेनिया के अलावा उनके जो पोस्ट्स होते हैं उसमें भी एक फनी एलिमेंट होता है, यानी ही इज उनको किसी को मुबारकबाद भी देंगे तो उस तस्वीर में आप देखिएगा कि आपको इफ्तिखार ज्यादा प्रोमिनेंस में नजर आ रहे होंगे, यानी किसी ने सेंचुरी बना दी, आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट हिम, लेकिन तस्वीर में फोकस इफ्तिखार पे होगा, तो दैट मींस हिज वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड हिमसेल्फ। सो आई थिंक अ गुड कैरेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये महक इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज we were missing a role like this, especially in our T20 के आखिर में जाके कौन सा खिलाड़ी है। हमने आसिफ को इस रोल पे ट्राई किया था कि मोहम्मद आसिफ ये रोल जैसे आप पिंच हिटर या कहते हैं ना कि जी वो कैमियो आके कोई एंड में खेलेगा, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आई थिंक इट्स अ गुड साइन। लेकिन अभी आई नो 6 सिक्सेस घर में 1 टिप वाली क्रिकेट में भी 6 बॉलों पे आप 6 छक्के नहीं मार सकते, बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस लेवल की क्रिकेट, एंड वहाब इज नो ऑर्डिनरी बॉलर, आई मीन वहाब की एक इज्जत है माशरे में यार, आपने उसको 6 बॉलों पे 6 छक्के मार दिए। मेरा ये ख्याल है कि बिफोर वी स्टार्ट सेलिब्रेटिंग एनीथिंग, आई मीन लेट्स एंजॉय दिस मोमेंट, लेकिन असल इफ्तिखार का टेस्ट ज़ाहिर है PSL होने वाला है, which is just a week away. पता चलेगा। अच्छा मुझे बताएं अदील, अगर हम कुछ खिलाड़ियों का जिक्र करें जिसमें उमर अकमल सर-ए-फहरिस्त है, मौका मिला लेकिन कुछ परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन जब उन्हें मौका नहीं मिलता तो वो शिकवा करते हैं कि मौका नहीं दिया गया। देखिए उमर अकमल के तो अब मेरे ख्याल से बड़े अच्छे दिन आ गए हैं, बिकॉज उनके भाई जो हैं वो सिलेक्शन कमेटी शुक्र है उमर अकमल 19 साल क्रॉस कर गए, वरना उनके भाई उनको अंडर 19 में ही शायद ना खिला लेते। लेकिन खैर एनीवे आई थिंक वी रियली होप मेरिट वुड प्रिवेल। देखिए उमर अकमल का एक सर्टेन टाइम था, हमें ये बात समझनी पड़ेगी, उनका वो टाइम फॉर वट एवर रीजन वो चला गया। अब वो मिकी आर्थर को ब्लेम करना चाहते हैं, वो किसी को भी ब्लेम करना चाहते हैं इस चीज़ के हवाले से। देखिए भाई मिकी आर्थर ने उनके साथ ज्यादती की थी, तो भाई आप साइड पे खेलते रहते, आप रन्स पर रन स्कोर करते रहते, आप रन्स भी तो स्कोर नहीं कर रहे थे। अजीब उनकी जिसामत, अगर आप उनकी फिटनेस भी देखते, उनके वो यो टेस्ट वगैरह हुआ करते थे तो उसमें भी वो कोई नंबर स्कोर नहीं किया करते थे। सो मेरे ख्याल से अपने करियर को उनके ख़राब करने में उमर अकमल का अपना भी हाथ था। देखिए थोड़ी बहुत ज्यादती तो हर खिलाड़ी के साथ होती है, हमने तो बहुत बड़ी ज्यादतियां होती हुई देखी हैं। उमर अकमल तो फिर भी तकरीबन 8-9 साल, आई थिंक 2009 में उमर अकमल ने डेब्यू किया था, 8-9 साल वो बहुत रेगुलरिटी के साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा रहे थे। ही कुड हैव बिकम अ मच बिगर प्लेयर, लेकिन प्लीज मेरा ये ख्याल है कि हाँ, आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट, वी विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट, वो PSL में स्कोर करे, सब कुछ करे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम में मेरे ख्याल से अब जो कंपटीशन हो गया है, स्पेशली T20 जिसमें वो खेलना चाहते हैं, मुझे उनकी वापसी अब बहुत मुश्किल लग रही है। सही। अच्छा मोहम्मद हारिस की परफॉर्मेंस आपने कैसी देखी? उनका भी जिक्र करना बड़ा जरूरी है। देखिए हारिस का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, और हारिस मुझे तो बड़ी बल्कि हैरानी भी इस बात पे थी, लाला से भी हम यही पूछते थे कि हारिस को आखिर क्यों आपने ODI टीम में नहीं खिलाया, बिकॉज हारिस इज अ वेरी क्रिएटिव प्लेयर। कल जिन्होंने उसकी बैटिंग हारिस की देखी उनको अंदाजा ये हुआ होगा कि विकेट के चारों तरफ वो खेलता है, ज़ाहिर है उसका लेग साइड बहुत स्ट्रांग है और एकदम गोली की रफ्तार से वो करता है। और सबसे जो मज़ेदार बात है उसकी, जो मुझे जो मज़ा आता है हारिस क्रिकेट देखने में, कि वो जो एक टेक्स्ट बुक क्रिकेट होती है ना कि जी आपकी फुटवर्क होगा तो फलाना फुट आगे आएगा तो आप वेट, वो नहीं, वो बंदा खड़े खड़े ही इज जस्ट यूजिंग द पावर ऑफ हिज रिस्ट और अपने आर्म्स को अपने शॉट खेलने के लिए। देखने में आपको वो इतना स्ट्रांग नहीं लगेगा, बस इस टाइमिंग इज सो इमेक्युलेट। कल बड़ी मजेदार इनिंग खेली है, एंड आई थिंक अगर आप मुझसे बोलें, अगर मुझसे कोई बोला है टॉप 5 प्लेयर्स जिसमें PSL 8 में आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट के उनको देखेंगे, तो हारिस इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स। और मुझे बड़ी हैरानी थी कि ये क्यों पाकिस्तान की न्यूजीलैंड सीरीज में नहीं खेले ये। अच्छा मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा खिलाड़ी आपको लगता है PSL में जिससे बहुत ज्यादा उम्मीदें हमने लगा ली कि अब इसको इन किया गया तो ये बेहतर तरीके से परफॉर्म। नहीं, आई थिंक मैंने इत्तेफाक से हारिस, मेरे ख्याल से तो मेरे एक ऐसे प्लेयर हैं जिनको आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। साइम अयूब इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स।
साइम ने जो हमारा आखिरी डोमेस्टिक पिछले रीजनल बेस आखिरी जो डोमेस्टिक नेशनल T20 कप हुआ था उसमें ही वॉज द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट देयर, और इस बार बाबर की टीम में वो खेल रहे होंगे तो उनको एक बड़े अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। ज़ाहिर है उनके वो और हारिस दोनों एक ही टीम में पेशावर ज़ल्मी में हैं, सो ये दोनों का एक कंपटीशन भी होगा दोनों का कि वन डाउन पोजीशन पे कौन खेलने आ रहा होगा। वैसे तो ओपनिंग भी करते हैं ये, आई थिंक ये दो बहुत एक्साइटिंग प्लेयर्स हैं। इसके अलावा मेरा ये ख्याल है कि आई एम एक्चुअली आई थिंक इफ्तिखार इज इन द लिस्ट नाउ। आई थिंक वो उनसे उनकी एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो गई है। अच्छा। वो एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो गई है। जब खेलेंगे ना हमें ये 6 वाली चीजें, मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, वो क्रिएट अब यानी कि आपको पता है कि व्हाट ही कैन डू, द डैमेज दैट ही कैन कॉज। अब देखना ये है कि वो इस पे कितना उम्मीदों पे जो है ना वो पूरा उतरते हैं। सो या आई थिंक, लेकिन अगर आप मुझसे बोलें आई थिंक तैयब ताहिर इज़ वन ऑफ दोज प्लेयर्स। ज़ाहिर है देखते हैं जी कि वो उनको नंबर 1 मौका भी मिलता है खेलने का या नहीं मिलता, ये भी एक चीज़ है। मौके की बड़ी वो होती है ना कि अगर आपको चांस मिलता है तो फिर वैसे मैं सारे बैट्समैनों के नाम ले रहा हूँ जो कि गलत बात है। आई थिंक अबरार, इन्होंने टेस्ट डेब्यू भी अपना कर लिया है, और अबरार को हमने पहली बार इनफैक्ट PSL में ही देखा था। पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स से ज़्यादा नहीं खेले थे वो, लेकिन या आई रियली होप दिस टर्न्स आउट टू बी, ये यंग बच्चे जो है ना अब इनका टूर्नामेंट होना चाहिए। चले अल्लाह करे कि ये इस मौके पर जो है इस मौके को गवाए ना। अच्छा, एक और बड़ी चीज है एशिया कप जी, पाकिस्तान के हवाले से जो मौकिफ था वो तो नजम सेठ ही बता चुके हैं। तो क्या लगता है आपको, इंडिया अपनी ढटाई पे कायम रहेगा? नहीं, बहुत देखिए, नंबर 1 वी आर बैक टू स्क्वायर 1। ठीक है जी, रमीज राजा साहब का भी बहुत हॉकिश जिसे कहते हैं ना स्टैंस था इस पूरे मैटर के ऊपर। फिर हमें लगा था कि जी सेठी साहब आएंगे हमारा स्टैंस बदलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आवर स्टैंस इज स्टिल द सेम। उन्होंने कह दिया जी एशिया कप होगा तो पाकिस्तान में होगा, वरना हम वर्ल्ड कप खेलने जो है ना वो नहीं जाएंगे। बहुत स्टेडफास्ट रहना पड़ेगा। अच्छा, अगर हम समझ रहे हैं कि कोई दूसरा क्रिकेट बोर्ड आके हमारी यहाँ पे मदद करेगा, तो ऐसा नहीं हमारी बड़ी गलत फहमी है। इंडिया इज आई मीन सुपर पावर तो एक अलग चीज़ होती है। इंडिया इज इंटरनेशनल क्रिकेट राइट नाउ, लेट्स बी फ्रैंक। आई मीन कोई अगर कंट्री 70% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसके अलावा क्रिकेट है क्या, और वो एरोगेंस उनकी हर चीज़ में नजर आएगी। सो आइदर यू टो देयर लाइन या फिर वो आपको साइड लाइन कर देंगे। पाकिस्तान की भी ऑफ कोर्स एक सर्टन है, दूसरा बड़ा क्रिकेट प्लेइंग नेशन वी आर, बट हम अनफॉर्चुनेटली उस तरह कंट्रीब्यूट नहीं करते टू द ओवरऑल रेवेन्यू जो इनका पूल है उसमें। सो मुझे चांसेस बहुत कम तो लग रहे हैं आपको लग रहा है पाकिस्तान मुफाहमत वाली पॉलिसी अपनानी चाहिए? इवेंचुअली मुफाहमत वाली पॉलिसी होगी, कोई ना कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाएगा जिसमें इंडियन क्रिकेट के साथ कुछ शायद पाकिस्तान के राब्ते भी बहाल हो सकते हों। ठीक है अदील, थैंक यू सो मच, आप मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। तो भाई कोई दरमियानी डाल नहीं, क्योंकि हमारा बड़ा दिल है कि खेल जो है वो इसी तरह से जारी रहे। अभी लेते हैं ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। आपको एक दफ़ा फिर से अपडेट करते हैं। टर्की में ज़लज़ले से 53 अफराद हलाक हो गए हैं, सैकड़ों ज़ख्मी हुए हैं। सिर्फ टर्की नहीं बल्कि शाम में भी हमने देखा है कि ज़लज़ले से जो हलाकतें हैं वो 86 हो गई हैं, और ज़लज़ले के बाद 5 आफ्टर शॉक्स अब तक महसूस किए गए हैं। शहरियों में खौफ व हरास फैला हुआ है। ये यकीनन टर्की के लिए एक बहुत मुश्किल वक्त है। पाकिस्तान टर्की के जो बहन भाई हैं हमारे, उनके बिल्कुल शाना बिशाना खड़ा है इस मुश्किल घड़ी में, और ये यकीनन ये एक ऐसा वक्त है जो हम महसूस कर सकते हैं, क्योंकि 2005 का जो ज़लज़ला था वो एक ऐसा ज़लज़ला था जिसने पाकिस्तान को हिला के रख दिया था, और उस वक्त में टर्की हमारे साथ बहुत बेहतर तरीके से भाइयों की तरह खड़ा हुआ था। और आज हम बहैसियत पाकिस्तानी अपने टर्की के बहन भाइयों के साथ खड़े हैं, उनके लिए दुआगो हैं। और इसी के साथ एक और अहम खबर आपको देते हैं। वज़ीर आज़म ने टर्किया में ज़लज़ले से जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस किया है। मुश्किल की घड़ी में बरादर टर्किया हुकूमत और अवाम के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये पैगाम दिया गया है टर्की के बहन भाइयों के लिए। इस पर मज़ीद बात करेंगे, अपने नुमाइंदे उस्मान खान ने हमें ज्वाइन किया है। जी उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से अफसोस का इजहार किया गया है और पाकिस्तान अपने बराबर अवाम और हुकूमत की हर मुमकिन मदद करेगा। तुर्कियों ने हर मुश्किल में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। वज़ीर-ए-आज़म का ऐसा कहना है, उनका कहना है कि कुदरती आफात और मौसमी तब्दीलियों से तबाही के बढ़ते वाक़यात पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी हैं। ये इंसानियत और कुर्रे अर्ज़ की बड़ा का मामला है, और वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जो है वो तुर्की के जो अवाम है उसके साथ मुकम्मल हमदर्दी का इजहार किया गया है। बड़ा शदीद किस्म का जज्बा था। वज़ीर-ए-आज़म ने जहाँ तक अफराद की मग़फ़िरत और ज़ख्मियों के लिए जल्द से याबी की दुआ भी की है। ठीक है उस्मान, बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे।
अब आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, खुराक का मयार बराह रास्त इंसानी सेहत पर असरअंदाज होता है। पंजाब में फूड्स के कई ज़्यादा मसाइल हमने देखे हैं। कहीं पर मुर्दा जानवरों और गधे का गोश्त खाया जाता है, कहीं पर गंदा गोश्त होटल्स में सप्लाई किया जाता है, कहीं पर एक्सपायर गोश्त होता है, कहीं केमिकल्स मिली सब्जियां होती हैं, और दूध ये तो वो चीज़ है जिसके बारे में हम इतना रिपोर्ट कर चुके हैं कि अब हम खुद इस चीज़ के आदी हो चुके हैं कि दूध में झाग के लिए पंजाब में सर्फ मिलाया जाता है। कैन यू इमेजिन, जो लाल मिर्चें होती हैं उसमें जो वो होती है, ईंटें जो होती हैं उसको पीस कर जो उसका पाउडर होता है वो मिलाया जाता है। अवाम की सेहत के साथ खेलने वाले माफिया के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी भरपूर तरीके से कार्रवाई करती नजर आ रही है। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से 10 से 12 फरवरी तक फूड एक्सपो का इनेकाद किया गया है। अब इस एक्सपो का मकसद है क्या और इस एक्सपो में आपके लिए क्या क्या आसानी है, इस एक्सपो में आपको क्या कुछ सीखने के लिए मिलेगा, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि पंजाब यहाँ से बड़ी खबरें रिपोर्ट होती है जी कि कभी मुर्दा जानवरों का गोश्त होता है, कभी गंदा पानी, और स्पेशली बड़े बड़े ब्रांड्स, बड़ी बड़ी रेस्टोरेंट की चेन्स ऐसी हैं जहां पर खाना बन रहा होता है ना, जिन किचन्स में, वहां पे साथ ही गंदे गटर का पानी बह रहा होता है। और कभी कभी तो बड़े बड़े ब्रांड्स ऐसे होते हैं, मैं नाम मेंशन नहीं करूंगी, उनके फ्रीजर से मरे हुए चूहे मिले हैं, ये रिपोर्ट हुआ है। उनके जो खाने वाली जगह है वहाँ पर से गंदगी मिली है। अब ये जब ऐसा खाना इतनी गंदगी में बनेगा तो अब आप यकीन करें कि आवाम की जो सेहत है उनका मयार क्या होगा। पंजाब फूड अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल मुदस्सिर रियाज मलिक इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। मुदस्सिर साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आप मुझे ज़रा ये बता दें फूड एक्सपो के हवाले से सर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बड़ा ही अच्छा इकदाम आप लोगों की तरफ से किया जा रहा है, तो इस फूड एक्सपो में आवाम के लिए क्या कुछ होगा? जी थैंक यू वेरी मच जी। सबसे पहले तो आपको गुड मॉर्निंग। और जो फूड एक्सपो है इसका मकसद बेसिकली ये है कि जिस तरह अभी आपने एक पूरी सूरत हाल बताई पाकिस्तान के अंदर इश्यूज हैं खुराक के, इसी रेफरेंस से क्वालिटी और स्टैंडर्डाइज्ड और सेफ खाना प्रोवाइड किया जा सके लोगों को, इसकी आगाही के लिए, इसकी अवेयरनेस के लिए और उन बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए स्पेशली जो कि सेफ और क्वालिटी फूड प्रोवाइड करते हैं, इसके लिए ये फूड एक्सपो होने जा रहा है। ये इट वुड बी लार्जेस्ट फूड एक्सपो ऑफ पाकिस्तान। पहले भी हुआ था 2018 के अंदर एक बेसिक स्केल के ऊपर, लेकिन इस दफ़ा इसका स्केल बहुत बड़ा है। इसमें तमाम मैन्युफैक्चरर्स जो हैं और तमाम जो फूड चेन्स हैं, फूड बिजनेसेस हैं, वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। मेन चेन्स जितनी भी हैं बताओ इसमें हिस्सा ले रही हैं और बहुत से लोग इसमें आ रहे हैं। इसके 4 कंपोनेंट्स हैं बेसिकली। पहला कंपोनेंट जो है वो मैन्युफैक्चरर्स की डिस्प्ले है, जिसमें लोग अपने मुख्तलिफ खुराक जो कि सेफ और क्वालिटी फूड होती है उसकी तशहीर भी करेंगे, लोगों को अवेयर भी करेंगे उसके बारे में। किचन्स होंगे जहाँ पर लोगों को ट्रेनिंग्स भी दी जाएंगी कि खाना पकाया कैसे जाता है, हाइजीनिक तरीका क्या है खाने का। फिर इसके साथ बहुत बड़ा एक फूड कोर्ट है जहाँ पर इंटरनेशनल लोकल कुजीन्स जो है मुख्तलिफ सेफ और हाइजीनिक फूड के हवाले से वो रखी जाएंगी, वो खिलाई जाएंगी लोगों को। ऑब्वियसली वहाँ पर लोग आएंगे, बहुत बेपनाह फैमिलीज आएंगी। उसके साथ साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो इसका फीचर है वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज हैं, जो आजकल जो कॉन्टेम्प्रेरी टॉपिक्स हैं लीडरशिप इनोवेशन के, स्मार्ट पैकेजिंग के, ग्रीन जो पूरी एक चेन है, सस्टेनेबिलिटी के हमारा बड़ा इशू, क्लाइमेट चेंज भी उसका एक हिस्सा है। इस तरह के जितने भी टॉपिक्स हैं उसके ऊपर टॉक होगी। वहाँ पर इंटरनेशनल स्पीकर्स भी आ रहे हैं जो एक्सपर्ट्स हैं दुनिया के, वो स्पेशली स्टूडेंट्स हमारे जो हैं उनके लिए बड़ा लर्निंग का एक मौका होगा और बिजनेस के अंदर उनको अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। अगर वो जॉब्स के तलाश कर रहे हैं तो उनको किन जॉब्स की में जाना चाहिए इससे रिलेटेड फूड से मुतालिक, तो वो एक आगाही होगी। फिर ऑब्वियसली रात के टाइम एंटरटेनमेंट भी है, उसमें पाकिस्तान के तमाम माया नाज सिंगर्स हैं वो मौजूद होंगे। फैमिली एंटरटेनमेंट के लिए भी पूरा एक कंसर्ट्स रखे गए हैं। तो ये एक होलसम एक एक्टिविटी, इसके अंदर 4 कंपोनेंट्स हैं और ये 10 तारीख से 12 तारीख तक लाहौर में जोहर टाउन के अंदर एक्सपो सेंटर के अंदर होगा। और मेरी गुजारिश है कि सारे लोग इसके अंदर आएँ और इसमें पूरी साल इसमें कोई टिकट जो नहीं है, इसका पास है, पास इज फ्री और वो कलेक्ट किया जा सकता है मुख्तलिफ जगहों से, हमारे ऑफिस से हो सकता है, आप वेबसाइट पे जाकर रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को। एम्पोरियम के अंदर हमारा कियोस्क लगा हुआ है, मुख्तलिफ चेन्स के अंदर कियोस्क लगे हुए हैं और अल्टीमेटली जो कंसर्ट के पासेज हैं वो जो हॉल नंबर 3 होगा एक्सपो के अंदर, वहाँ पर पंजाब फूड अथॉरिटी का जो स्टॉल है वहाँ से भी लिए जा सकते हैं। सही है, ठीक है सर, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ आपने बताई और आई थिंक इस तरह का फूड एक्सपो होना बड़ा ज़रूरी है ताकि लोगों का इंटरेस्ट और बढ़े और उन्हें पता चले जी कि आप जो हैं वो किन किन पैरामीटर्स पर काम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जब हम ऐसी सिचुएशन देखते हैं तो हम शायद कहते हैं कि फूड अथॉरिटी उतने तरीके से काम नहीं कर रही, लेकिन आपका ये इक़दाम इस चीज़ को बताता है।
तो मुझे ये बताएं ज़रा मुदस्सिर साहब कि पंजाब में स्पेशली लाहौर और इर्द गिर्द के जो नवाही इलाके हैं, या मैं फैसलाबाद का जिक्र इसलिए करूँगी क्योंकि वहाँ पर भी मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं, ख़राब खाने दे देना लोगों को, मुर्दार गोश्त से सालन बना देना, या फिर गैर मयारी खाने जो कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं। आप लोग मजीद क्या स्टेप्स ले रहे हैं? इससे पहले आप लोग के स्टेप्स बहुत अच्छे थे कि आप लोग रेस्टोरेंट्स बंद कर देते थे, जब तक वो अपना खाना मयार के मुताबिक नहीं लाते थे तब तक उन्हें खोलने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। अब मजीद इसमें बेहतरी क्या आ रही है? देखिए, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है और क्योंकि रेगुलेटेड प्रॉपर्ली मार्केट नहीं है, हम इसे रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तकरीबन 3,50,000 बिजनेसेस को हम अभी तक रजिस्टर कर चुके हैं और हमारा मुख्तलिफ चैलेंजेस हैं। बहुत बेहतरी आई है पहले से और इंशाल्लाह मज़ीद बेहतरी आ रही है। लोग हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। हमारी हेल्पलाइन इज़ वेरी इफेक्टिव 1223, उस पर हमें डेली बेसिस पे 300 से 400 लोग कॉल करते हैं और मुख्तलिफ कंप्लेंट्स भी आती हैं। इस पर हम इमीडिएटली रिस्पॉन्स देते हैं उनको। जो अडल्ट्रेशन का मेन इशू है उसके ऊपर हम बिल्कुल माफ़ी नहीं देते। अडल्ट्रेशन के ऊपर ऑब्वियसली एज पर लॉ हम वो प्रोसेस को रोक देते हैं, EPO करते हैं और FIR भी होती है। दूध बहुत बड़ा इशू, जिस तरह आपने पहले बताया था, दूध का बहुत बड़ा इशू है यहाँ पर। दूध के लिए हम पूरी एक नई रिजीम लेके आ रहे हैं जिसके अंदर सबसे पहले मिनिमम पास्चराइजेशन रेगुलेशन जो हैं वो अप्रूव हुई थी हमारे बोर्ड से और वो इम्प्लीमेंट होनी थी लेकिन अभी तक हो नहीं सकी ड्यू टू स्टेक होल्डर्स के कई इशूज़ थे। उसके अंदर उनको हम कॉन्फ्रेंस में ले रहे हैं, लेकिन हमारा इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम इस ट्रेसेबल मिल्क की तरफ जाएंगे और इस साल 2023 के अंदर हम इसको ट्रेसेबल बना लेंगे मिल्क को काफ़ी हद तक। पूरी दुनिया के अंदर मिल्क अब ट्रेसेबल है। पाकिस्तान में अभी भी 95% जो दूध है वो लूज फॉर्म में आता है, बिल्कुल ऐसे ही है। जो कि बहुत सी इश्यूज की रूट कॉज है। तो इसको ख़त्म करने के लिए ट्रेसेबल मिल्क बनाना पड़ेगा और हम उसकी तरफ आजकल काम कर रहे हैं। हम फॉर्म्स को रजिस्टर कर रहे हैं। इसके अलावा जो मसाला जात हैं, मसाला जात को भी ऑलरेडी पैकिंग की तरफ लेके जाया जा चुका है। अब खुले मसाला जात बिकना ममनू है और मेरी गुजारिश लोगों से ये है कि अगर वो कोई भी चीज़ ऐसी देखते हैं जिसमें अडल्ट्रेशन का कोई अंसर हो या कोई प्रॉब्लम उनको नजर आए तो वो ज़रूर 1223 हमारा कॉल सेंटर, उस पर कॉल करें, उनको इमीडिएट रिस्पॉन्स उस पर मिलेगा। ठीक है सर। इसके अलावा आपने मसाला जात की बात कर ली, दूध की बात कर ली। सर जो गोश्त है उसके हवाले से भी बड़ी कंप्लेंट्स देखने में आती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि लाहौर में स्पेशली अगर हम अंदरून लाहौर की तरफ चले जाएं तो वो खानों का मरकज़ समझा जाता है। फिर वहाँ पर लोग जब खाते हैं तो उनको ये समझ में नहीं आता कि ये फ्रेश है या वो किसी मुर्दा जानवर का गोश्त है। हर किसी कोई खाने से ही वो होता है। तो मज़हबा खानों के हवाले से क्या आप लोग कोई स्टेप लेने जा रहे हैं? क्या वहाँ पर सख्ती होने जा रही है? क्योंकि जाहिर सी बात है लाहौर में ये चीज़ें बड़ी रिपोर्ट हुई हैं कि कभी गधे के गोश्त का जिक्र हुआ, कभी मुर्दार जानवरों के गोश्त का जिक्र हुआ, कभी ऐसा गोश्त आप लोगों ने खुद भी पकड़ा फ्रीज़र से। ये हम लोगों ने वीडियोज़ देखी, लोगों के रेस्टोरेंट के फ्रीज़र से ऐसा गोश्त निकला जो कि एक्सपायर हो चुका है। तो सर इसमें क्या बेहतरी आ रही है? देखिए, इस तरह की बहुत सी चीज़ें ऑब्वियसली हम डेली बेसिस पे ऑपरेशंस करते रहते हैं, लेकिन वो अब बहुत हद तक कंट्रोल हो चुका है। हम लेकिन एफर्ट ऑब्वियसली ये डेली चलती रहती है। हम डेली बेसिस पे मुख्तलिफ जगहों के ऊपर नाके भी लगाते हैं और इंटेलिजेंस बेस्ड भी हम वहाँ पर रेड्स करते हैं और हम इस तरह की चीज़ें पकड़ते भी हैं। अच्छा। लेकिन ऑब्वियसली जो पहले जो हालात थे वो हालात नहीं रहे जो जिस तरफ आपने रेफर किया है। हालात बहुत बेहतर हो चुके हैं, लेकिन स्टिल जहाँ जहाँ पर इशूज़ आते हैं, कोई मुर्दा मुर्गियों का मसला हो या गोश्त एक्सपायर्ड का मसला हो, तो हम इमीडिएटली उस पर कार्रवाई करते हैं। कुछ रेस्टोरेंट्स में हमें इस तरह की शिकायत मिली थी, वहाँ पर भी हमने कार्रवाई की और ये डेली प्रोसेस है। ये अकेला ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। कोई भी इदारा अकेला ऐसे काम नहीं कर सकता। इसमें हमें मदद दरकार होती है लोगों की कि लोग हमें इस पे बताएं, इंफॉर्मेशन भी दें। तो मैं इसलिए बार बार ये अर्ज कर रहा हूँ। मुदस्सिर साहब, कता कलामी की माजरत, मुझे ये बताएं कि जैसे लाहौर के किसी रेस्टोरेंट में मैंने खाना खाया और मुझे ये महसूस हुआ कि वो खाना फ्रेश नहीं है या उसमें जो गोश्त इस्तेमाल हुआ, जिसमें जो मसाला जात इस्तेमाल हुए वो फ्रेश नहीं है, तो क्या मैं भी ये कर सकती हूँ कि 1223 पे मैं आपको कॉल करूँ और मैं बताऊँ कि सर कि मैंने फलाने रेस्टोरेंट का खाना खाया और यहाँ पर मुझे इस खाने में ये चीज़ महसूस हुई कि गोश्त सही नहीं था या ये खाना सही चीज़ों से नहीं बना था, एक्सपायर था या कुछ भी, और वो इंतज़ामिया यानी जो रेस्टोरेंट की इंतज़ामिया वो मेरे साथ ताउन नहीं कर रही, तो क्या ये कंप्लेन भी रजिस्टर होती है?
जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अब ऑब्वियसली होती है। इस हवाले से अगर कोई क्वालिटी का इशू हो, कोई अडल्ट्रेशन का प्रॉब्लम हो, ऑब्वियसली कोई फेक कॉल्स भी आती हैं। वो हम बिजनेसेस को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, जो सही बिजनेसेस हैं उनको डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करना चाहते, उनको हम प्रमोट करते हैं। लेकिन जो सही कॉल्स आती हैं हम उस पर रिस्पॉन्स जरूर करते हैं, हर कॉल पर रिस्पॉन्स जरूर होता है, लेकिन उसको हम फिर कैटेगराइज करते हैं, ये किस 3 कैटेगरीज उसमें है, किस कैटेगरी में फॉल करता है और उसकी नौयत क्या है, फिर उसके लिहाज से इमीडिएटली रिस्पॉन्स जरूर होता है। आप बेशक उसको खुद भी करके देखिएगा, यू विल गेट अ रिस्पॉन्स फॉर दैट। ठीक है, बेहद शुक्रिया मुदस्सिर साहब, आप हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगू कर रहे हैं। आप भर के वो तमाम लोग जो कहीं पर भी बैठ के खाना खा रहे हैं, उन्हें महसूस हो रहा है कि उनके इर्द गिर्द किसी भी रेस्टोरेंट में अवाम की सेहत के साथ खेला जाता है, तो फ़ोन उठाना है, 1223 डायल करना है और शिकायत या कंप्लेन अपने रजिस्टर करवा देनी है। हमें लेनी एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। जब हाजिर होंगे तो बात करेंगे कि जो फ्रोजन फूड होता है वो आपकी हेल्थ के लिए कितना नुकसानदेह है। ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, हम सबको पता है कि हमारा बेहतरीन दोस्त कौन होता है, किताब होती है। बचपन से हमें सिखाया जाता है जी किताब पढ़ें, किताबों से लगाव रखें। सो आज हमारे पास 2 ऐसी नौजवान लड़कियां मौजूद हैं जिन्होंने मुश्तरका तौर पर एक किताब लिखी है। उनकी लिखी हुई किताब मेरे हाथ में। किताब का नाम है कैंप फायर ब्लूज और तमजीद हाशमी और वानिया जुमुर्द जिन्होंने ये किताब लिखी है। अच्छा, इसका मकसद क्या था? क्योंकि हमने तो देखा है कि आजकल जो हमारी यंग जनरेशन है उनका ज़्यादातर टाइम स्पेंड होता है सोशल मीडिया पर। उस पर भी वो बहुत अच्छे काम कर रहे होते हैं, उस पर भी नाम बना रहे होते हैं, लेकिन लिखने और पढ़ने का रुझान स्पेशली किताबों के ज़रिए अब बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। अब वानिया और तमजीद ने ये क्या सोचा, क्यों उन्होंने लिखा और क्या मिलके लिखा, या दोनों की अलग अलग सोच थी और किस तरह से उनकी ज़िंदगी का ये लिखने वाला सफ़र जो है इसका आगाज़ हुआ, ये आज उन दोनों से हम पूछते हैं। दोनों हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, दोनों को मैं वेलकम कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। थैंक यू फॉर हैविंग अस। अस्सलाम वालेकुम वानिया, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा जी, गुफ्तगू का आगाज़ तमजीद आपसे करते हैं। किताब आप दोनों ने लिखी, सोच किसकी थी कि किताब लिखनी है? इनिशियली मेरी थी, ठीक है, एंड आई थिंक आई बीन ड्रीमिंग अबाउट राइटिंग अ बुक सिंस एवर आई स्टार्टेड राइटिंग पोइट्री। तो मैंने नवंबर 2019 में अपनी पहली पोम लिखी थी। उसके कुछ महीने बाद सबसे पहले जब वो पब्लिश हुई थी समा की वेबसाइट पर, सो दैट्स द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड ड्रीमिंग अबाउट राइटिंग अ बुक। ओके, ठीक है। तो आप बताएं आपका ये सफ़र कैसे शुरू हुआ, या कज़न ने कहा? अच्छा, बाय द वे ये दोनों कज़न्स भी हैं, तो मैं ये इसलिए वानिया से पूछूं कि कज़न ने कहा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि आपको कज़न्स जो है बड़ा इंप्रेस कर लेते कि यार मैं ये काम करूं तो तुम भी कर लो। लिखती मैं बचपन से थी, शौक भी एक शौक से ज़्यादा एक ख्वाब था कि हाँ किसी दिन लिखना है, का किसी दिन अपनी किताब पब्लिश करनी है। अखबारों में, यंग वर्ल्ड टाइप जगहों पे मेरी शायरी भी पब्लिश हुई थी, कहानियाँ भी पब्लिश हुई थी। तो मगर सोचा नहीं था कि 17-18 साल की उम्र में किताब पब्लिश करूँगी। शायरी लिखती थी रेगुलरली और हम दोनों एक दूसरे को अपनी शायरी शेयर भी करते थे। तो ऐसे ही हुआ कि एक दिन बैठे हुए थे, ये मेरी शायरी पढ़ रही थी मैं इनकी, और फिर हमने उस वक्त ये डिसाइड किया, इन्होंने आइडिया दिया कि किताब लिखते हैं साथ। मैंने कहा कि हाँ ठीक है, लिखते हैं। एक्साइटेड हो गई मैंने कि ओह ये तो मेरा बचपन का ख्वाब था। अच्छा, तो फिर ये इस तरह से सफ़र शुरू हुआ। तो मुझे तमजीद ये बताएं कि सिर्फ शायरी पे ज़्यादा ध्यान है या और भी किसी चीज़ पे लिखने का, पढ़ने का शौक है, ये शायरी ज़्यादा पसंद है? सो इनिशियली आई स्टार्टेड जर्नलिंग, और फिर डेली जर्नलिंग करती थी, और डेली जर्नलिंग से आई प्रोसीडेड ऑन टूवर्ड्स पर्सनल एसेज, और फिर उसके बाद मैंने आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग द जॉनर ऑफ पोइट्री। ठीक है। मुझे पर्सनली आजकल फ़िक्शन का और ख़ास तौर पे साउथ एशियन फ़िक्शन का बहुत शौक है। आजकल? जी, शौक चेंज होते रहते हैं, इसलिए बदलते रहते हैं आजकल। अच्छा, ठीक है। रिसेंटली मैंने कामिला शम्सी को पढ़ा है, जो कि साउथ एशियन राइटर हैं, और वो ऐसी राइटर हैं जिससे मैं बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर पा रही हूँ। ठीक है, सही। अच्छा, अब मुझे ये बताएं वानिया कि कितने अरसे में ये किताब लिखी आप लोगों ने, कितना टाइम लगा? किताब लिखने में तो शायद इतना वक्त नहीं लगा जितना उस प्रोसेस में लगा। अब हम 1.5 साल से इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। किताब तो हमारी शायद 3-4 महीने के अंदर ही कंपाइल हो गई थी। क्या बात है। मगर उस प्रोसेस आपको पब्लिश किया जाए और आगे उसमें जितनी भी डिटेल्स थी वो सब डाली जाए, एडिट किया जाए, तो उस चीज़ को काफ़ी टाइम। अच्छा, तो मुझे अब आप ये बताएं तमजीद के इसमें किस किस चीज़ को आप लोगों ने कवर किया है? श्योर। सो कैंप फायर ब्लूज़ का जो कॉन्सेप्ट है दैट्स मेनली बेस्ड अपॉन लव, लॉन्गिंग एंड लोनलीनेस, और जो किताब की इंट्रोडक्टरी पोम है उसमें भी यही बात की गई है। अच्छा। However, it's also an anthology.
तो जिसमें पोइट्री की एक कलेक्शन है, तो उसमें बहुत सारे और भी थीम्स हैं जिसमें हम समझते हैं कि वुमेनहुड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बुक, और वुमेनहुड के साथ साथ के स्पेसेस, सिटीज़ एंड द सेल्फ। तो जिस तरीके की रिलेशनशिप होती है ख़वातीन की साउथ एशिया में विद पब्लिक स्पेसेस, तो उन चीज़ों पे हमने बहुत एक्सप्लोर किया है। ठीक है, सही है। अच्छा, तो वानिया मुझे ये बताएं कि जब हम बात करते हैं ना कि टॉपिक्स कवर करने की, तो सिलेक्शन में दोनों ने कहा कि अच्छा, आपने कहा कि कुछ इसको भी कवर करते हैं, तमजीद ने कहा कि इसको भी कवर करते हैं। हमने पहले अपनी शायरी एक दूसरे के साथ शेयर करी। अच्छा, और फिर हमने सोचा कि लव, लॉन्गिंग, लोनलीनेस, इन थीम्स में हमारी कौन सी पोइट्री इनकॉर्पोरेट हो रही है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर कवर हो रही हैं। तो पहले ये डिसाइड किया, उसके बाद फिर हमने सोचा कि हमें ये एलिमेंट्स कवर करने हैं, और फिर आप लोगों ने इस पे कवर किया। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि अभी आगे किस चीज़ पे काम हो रहा है, क्योंकि एक तो किताब मेरे हाथ में आ गई है, मज़ीद बाकी ऐसा क्या लिखने का इरादा है? So with being a writer and a poet, I'm also a law student. तो मैं अपने LLB के सेकेंड ईयर में हूँ, तो मेरा बहुत ज़्यादा फोकस टूवर्ड्स कानून भी है। उसके साथ साथ आई थिंक मेरे लिए ये तो बहुत इनिशियल लेवल की पोइट्री है। जब मैंने लिखना शुरू किया था कैंप फायर ब्लूज, उसकी कलेक्शन है। जो पोइट्री मैंने पिछले साल लिखी है, आई थिंक उस पर भी पूरी एक नई किताब हो सकती है। अच्छा, क्या बात है। तो अगली किताब भी मिलके लिखने का इरादा है? आई डोंट रियली थिंक सो, क्योंकि जब ये किताब लिखना था हमारा पहला स्टेप था, और ये डेब्यू कलेक्शन है, और पहला कदम लेना में थोड़ी दुश्वारियां भी होती हैं, डाउट्स भी होते हैं, फियर्स भी होते हैं। आपको लगता है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं, और किसी का साथ हो जाए तो ज्यादा आसान हो जाती है। तो पहला कदम वानिया के साथ लिया, लेकिन आई थिंक यहाँ हियर ऑनवर्ड्स हम लोग के कुछ बहुत सारी अगर चीज़ें हैं जो हमें यूनाइट करती हैं, तो बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो हमें डिस्टिंग्विश करती है और हमारी इंडिविजुअलिटी जिससे इस्टेब्लिश होती हैं। सही है। सो आई थिंक द नेक्स्ट क्रिएटिव एंडेवर वुड बी समथिंग डिफरेंट। सही। अच्छा वानिया, मुझे बताएं कि आजकल जो हमारी यूथ है, जैसे मैंने कहा भी टॉपिक के आगाज़ में, कि हम देखते हैं कि वो ज़्यादा सोशल मीडिया पे हमें नज़र आती है, भले से वो कोई भी प्लेटफॉर्म उसके ऊपर एक्टिव नज़र आ रही होती है। हमें पढ़ना पढ़ाना भी अब मोबाइल के थ्रू गए, किताबों से दोस्ती उतनी नहीं रही जितनी एक वक्त में हम समझते थे कि होनी चाहिए। तो हमारी यूथ के लिए आपका क्या मैसेज है? मेरे ख़्याल में कि दुनिया इवॉल्व कर रही है, और जब दुनिया इवॉल्व कर रही है तो पहले किताबें वो वाहिद मीडियम होती थी जिससे आप एक ऑडियंस से कनेक्ट कर सकें, जिससे आप एक चेंज ला सकें माशरे में। अब वक्त के साथ साथ वो मीडियम्स भी इवॉल्व कर रहे हैं, तो कोई हर्ज नहीं है कि आप सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव हो, क्योंकि जितना हमारा यूथ सोशल मीडिया के थ्रू काम कर रही है या डिजिटल प्लेटफॉर्म से काम कर रही है, वो भी इन इटसेल्फ बहुत बड़ी चीज़ है। बड़ी चीज़। तो किताब की ऑब्वियसली या लिखी हुई चीज़ की जगह अपने उस पर, मगर एट द सेम टाइम सोशल मीडिया और बाकी प्लेटफॉर्म से एक्टिव होना भी बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। अच्छा ठीक है, तमजीद मुझे बताएं कि आपको लगता है कि यूथ किताब पढ़ने में उतनी इंटरेस्टेड अब नज़र आती है जितनी हमें पहले नज़र आती थी? वेल आई वुड लाइक टू से कि रीडिंग कल्चर तो उसमें कोई डाउट नहीं कि डिक्लाइन हुआ है, लेकिन आई थिंक कि जो एक्सप्रेशन का जो मीडियम है वो सिर्फ लिखना नहीं होता, वो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल डिजिटल आर्ट और इलस्ट्रेशंस बहुत कॉमन है सोशल मीडिया पे, तो वो भी एक एक्सप्रेशन ऑफ आर्ट है, तो वो थ्रू सोशल मीडिया हो रहा है। या फिर रिसेंटली मैं ये भी मेंशन करना चाहूँगी कि पाकिस्तान में कि जो आजकल एक रेवोल्यूशनरी टाइम्स हैं फॉर पाकिस्तानी आर्ट, चाहे वो सक्सेस ऑफ मौला जट हो या वो फिर कोई पाकिस्तानी गाने हों, जैसे फॉर एग्जांपल पसूरी एंड एवरीथिंग। तो इवन बहुत सारे जो सिंगर्स हैं उन्होंने अपना डेब्यू सिंगिंग का थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स दिया है। ठीक है, सही है। तमजीद बेहद शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थी। वानिया आपका भी बेहद शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक आगे आप लोग जो स्टेप लेना चाह रहे हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाबी से हमकना कराएं। ऐसी बहुत सारी किताबें हमारे हाथों में आए। चलिए जब जरा आगे बढ़ते हैं, आज हम बात करते हैं कैसे मरज़ की, जिसकी वजह से होता ये है कि इंसान सुसाइड की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है, या वो कहता है कि बस मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, एंजाइटी में हूँ, अब मुझे करना ये है कि अब मुझे ये स्टेप ले लेना है। अच्छा, ऐसा जो स्टेप होता है वो डिप्रेशन का या एंजाइटी का, या फिर आप ये कह लें कि आपके अपसेट होने का एक आखिरी लेवल होता है। अब ऐसा स्टेप आप क्यों उठाते हैं? क्या ऐसा आपकी सोच आ जाती है कि लोग ऐसा स्टेप लेना शुरू करें? मैं सिर्फ यंगस्टर्स की बात नहीं करी, बल्कि हमारे यहाँ बच्चे भी जो कि इम्तिहान में नंबर कम लेने पे ख़ुदकुशी का सोच लेते हैं, रिश्ता नहीं हुआ ख़ुदकुशी का सोच लिया, फाइनेंसेस के इशू हैं ख़ुदकुशी का सोच लिया,
मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े हैं, बीवी को वो सही रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, वो लेवल नहीं मिल रहा जिसके बारे में वो सोचती है, खुदकुशी का सोच लेते हैं। कभी कभी ख़वातीन को अपने ऑफिस में इतने दबाव, प्रेशर या कभी कभी हैरासमेंट का सामना करना पड़ता है कि वो बेचारी बोल ही नहीं पाती और वो सुसाइड की तरफ उनका रुझान चला जाता है। हमारे नफ्सियात डॉक्टर मोहम्मदा मुताहिर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। उनसे हम पूछते हैं कि ये जो एक लेवल आ जाता है आपकी ज़िंदगी में, आप सब जितने भी लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं या जितने भी लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं, उन सब की ज़िंदगी में कोई ना कोई एक ऐसा लेवल ज़रूर आया होगा जब आपने सोचा होगा कि अच्छा अब इस वक्त ज़िंदगी का खात्मा ज़रूरी है क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है। कभी कभी किसी नाकामी पे हम ये सोच लेते हैं, लेकिन ये सोच क्यों आती है? तो डॉक्टर साहिबा से हम पूछते हैं कि ये सोच आ जाना कौन सा ऐसा डिप्रेशन का लेवल है कि आप इतने डाउन हो जाते हैं कि आप अपने आप का, अपनी ज़िंदगी का खात्मा सोच लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप डॉक्टर साहिबा? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक हमारी जो यंग जनरेशन में जो बच्चे हैं, एक बच्चा ये सोच लेता है कि अब मैंने खुदकुशी कर लेनी है, अब मैंने अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लेना है, ये सोच किस लेवल पर आती है? अच्छा, ऐसा है कि ये सबसे एक्सट्रीम लेवल है इस सोच का। इससे पहले काफ़ी ज़्यादा कॉजेज़ होते हैं जो मिल के, काफ़ी ज़्यादा साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं जो मिल के ये आपको सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि अब मैंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करनी है। 90% ऑफ द टाइम ये होता है कि आपका ये साइकोलॉजिकल इश्यूज चल रहे होते हैं और वो जब जितने क्रॉनिक होते जाते हैं, सिवियरिटी पे जाते जाते हैं, उतनी ये सोच बनती है। और 10% ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि ये इम्पल्सिव एक्ट होता है। अच्छा। यानी कि आपने ऑल ऑफ अ सडन कोई सोशल प्रेशर आया या कोई इस तरह का मामला आया तो आपने ये एक्ट अटेम्प्ट करने की कोशिश की। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहबा, मैं इस हवाले से भी पूछना चाह रही हूँ कि स्पेशली मैं बच्चों की इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मैंने ये चीज़ अपनी आंखों के सामने होते हुए देखी है कि जी माँ बाप ने ये कह दिया कि तुम्हारे अगर मैट्रिक में इतने नंबर ना आए ना तो फिर हमने तुम्हें या तो काम पे डाल देना, या अमूमन लड़कियों को कहा जाता है जी हमने तुम्हारी शादी कर देनी है। तो वो बच्चा खौफ में इतना मुब्तला हो जाता है कि जैसे रिजल्ट आता है या कुछ भी होता है वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है और वो ये इंतहाई कदम उठा लेता है। इसमें सबसे ज़्यादा गलती क्या पेरेंट्स की है, उस प्रेशर की है जो उस बच्चे पे डाला जा रहा है, इर्द गिर्द के माहौल की है, या कभी कभी हम बच्चे को कहते हैं देखा है फलाने के बच्चे ने इतने नंबर लिए, तुम्हें भी हम उसी स्कूल में पढ़ाते हैं, उतनी फीसें देते हैं लेकिन तुमने हमारे पैसे ज़ाया कर दिए। तो इसमें किस चीज़ का कसूर होता है? बिल्कुल आपने सही कहा। हमारे पास भी ऐसे कई केसेस रिपोर्ट होते हैं कि जिसमें जो पेरेंट्स हैं उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है या एक ओवरऑल सोसाइटल प्रेशर होता है और वो प्रेशर इतना ज़्यादा वो डेवलप हो जाता है बच्चे के अंदर क्योंकि ऑब्वियसली उनके अंदर वो लाइफ स्किल्स या वो कोपिंग स्किल्स नहीं हम इनकलकेट कर पाते। बीइंग पेरेंट्स या बीइंग फैमिलीज हम उस तरह से बच्चे को स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं बनाते कि वो उन स्ट्रेसर से, लाइफ के स्ट्रेसर से कोप कर पाए। तो जब इतना ज़्यादा प्रेशर आएगा सराउंडिंग से, चाहे वो पेरेंट्स की तरफ से हो, वो चाहे आपका वैसे सोसाइटी की तरफ से हो या स्कूल्स में बुलिंग हो या फिर कंपैरिजन हो आपस में कजिन्स का, तो वो बच्चे हैंडल नहीं कर पाते और एट टाइम्स ये होता है कि वो इतने ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाते हैं कि वो अपनी जान लेने का सोचने लग जाते हैं। और उससे पहले कई ज़्यादा साइंस एंड सिम्टम्स वो फील करवा रहे होते हैं फैमिली को या फिर अपने इर्द गिर्द के लोगों को, बट हम इतने अवेयर होते हैं कि हम उनको समझ नहीं पा रहे होते हैं कि ये हिंट्स सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूं, मुझे ये बताएं कि वो साइंस या सिम्टम्स जिनका आप जिक्र कर रही हैं, जैसे आपने पहले भी कहा कि ये स्टेप आप फौरन नहीं ले लेते, इससे पहले बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके दिमाग या आपकी ज़हनियत पे असरअंदाज होते हैं, वो साइंस, वो सिम्टम्स कौन से हैं? लाइक अगर मैं अपने इर्द गिर्द किसी ऐसे शख्स को देखूं तो मैं कैसे पहचानूंगी कि वो बहुत ज़्यादा मेंटली डिप्रेशन में, मुझे इसको रोकना है? अच्छा, उसमें ये चीज़ आ जाती है कि आप ये देखें कि अगर एक बच्चा है या कोई भी शख्स है कि नींद सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होगी, या तो बिल्कुल नींद नहीं आएगी या बहुत ज़्यादा सोएगा, वो अपने आप को अलग अलग कमरे में रखेगा, ज़्यादा सोशलाइज नहीं करेगा, फिर उसके बाद उसकी एपिटाइट जो है, जो भूख है, उसमें आप डिस्टर्बेंस देखेंगे, लो मूड रहेगा, थका थका जिस्म रहेगा, फिर इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा एक डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में, उसकी एक लाइफ एक तरह से डिस्टर्ब हो रही होगी। और फिर ये कि वो बार बार इस तरह की बातें मेंशन करेगा कि ज़िंदगी की कोई अहमियत नहीं है या इस ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे जीना नहीं चाहिए, इस तरह की बातें करेगा। और इसका एक टाइम पीरियड होता है, एक क्लिनिकल डिप्रेशन डायग्नोस करने का टाइम पीरियड होता है कि अगर वो ये सारे सिम्टम्स आपको 2 वीक्स या उससे ज़्यादा शो अप हो रहे हैं, दैट मीन्स कि वो क्लिनिकल डिप्रेशन
कहलाएगा। अच्छा डॉक्टर साहबा, इसमें जैसे कि अभी मैंने पेरेंट्स की भी बात की ना, लेकिन कभी कभी पेरेंट्स के साथ भी बहुत सारे इश्यूज चल रहे होते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल इश्यूज हो गया, पेरेंट्स और किसी परेशानी में हैं, माँ बाप अगर दोनों नौकरी करते हैं तो माँ के अपने जॉब के मसले हैं, वालिद साहब के अपने जॉब के मसले हैं। अब इस तमाम सिचुएशन में जाहिर सी बात है माँ बाप बच्चे को उतना टाइम नहीं दे पाते, फिर बच्चा निगलेक्ट होना शुरू हो जाता है। ये जो एक पूरी सिचुएशन होती है ये पूरे घर को डिस्टर्ब कर देती है। ऐसे सिचुएशन में कि बच्चा मेंटली डिप्रेशन में भी ना जाए और माँ बाप जो हैं उनको ये ना लगे कि उनका बच्चा इग्नोर हो रहा है, या बच्चे को माँ बाप की तरफ से ऐसा कोई साइन ना जाए कि माँ बाप उसे इग्नोर कर रहे हैं, क्या स्टेप आपको लेना चाहिए? मैं इसलिए पूछ रही हूँ यह चीज़ आपसे क्योंकि आजकल ज़्यादा पेरेंट्स नौकरी करने वाले हैं, बच्चे स्कूल से आते हैं, माँ बाप घर पे नहीं मिलते, ट्यूशन जाते हैं, खाना खाना, फिर सो जाना, माँ बाप और बच्चों को कम्युनिकेट करने को इतना टाइम ही नहीं मिलता। बिल्कुल जी, आप सही कह रही हैं, बट द थिंग इज़ कि ये सारी चीज़ें हर किसी की लाइफ में हैं, ये सारे स्ट्रेसर्स, ये सारे जो मामलात हैं ये हर किसी की लाइफ में चल रहे हैं, तो बैलेंस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स आजकल वर्किंग पेरेंट्स हैं, एज यू सेड के माँ बाप दोनों जॉब कर रहे हैं, उसमें किस तरह से टाइम निकालें कि बच्चा निगलेक्ट ना हो, तो ये चीज़ पेरेंट्स ने खुद बैलेंस करके लेके चलनी है कि जहाँ पे वो अपना भी काम मैनेज कर रहे हों और साथ साथ बच्चे को भी उतनी अटेंशन या उतना टाइम दे रहे हों। और अगर फिर भी आपको पेरेंट्स को बीइंग पेरेंट्स ये लगे कि कुछ ना कुछ चीज़ निगलेक्ट हो रही है, तो फिर काफ़ी ऐसे साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं जिनकी सपोर्ट मौजूद है कि जहाँ पे आप बच्चे को लेकर जाएं। अगर इस किस्म का कोई मामला आता है जिसमें लगता है कि बच्चा अंदर की चीज़ जो उसकी जो डिप्रेशन है वो बाहर नहीं निकाल पा रहा, शेयर नहीं कर पा रहा, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, तो वो फिर प्रोफेशनल हेल्प की तरफ उस चीज़ को लेकर जाएं। बट मेन थिंग है इसके बैलेंस करके चलें। लाइफ के स्ट्रेसर्स हर किसी की लाइफ में होते हैं, आप हर बंदा जॉब कर रहा है, कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां हैं, कोई मसले मसाइल हैं, बट बैलेंस करके चलना चाहिए ताकि बच्चा उस तरह से निगलेक्ट ना हो और उसके साथ ये मसले मसाइल ना आए। ठीक है, अच्छा ये तो पेरेंट्स का रोल हो गया ना। अब मुझे ये बताएं कि अगर हम एजुकेशनल सिस्टम की बात करें तो हमारा तो तालीमी निज़ाम ऐसा है कि कुछ स्कूल्स ऐसे हैं, बड़े बड़े स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर ठीक है कि कुछ पढ़ाई हम देख लेते हैं, लेकिन अभी तक जो उनकी रिपोर्ट्स आई हैं, जैसे लाहौर का एक वाक़या आपने देखा होगा जिसमें मार कुटाई हुई, वो एक बहुत बड़ा स्कूल था, इंटरनेशनल चेन थी, जहाँ पर हमने ऐसा मसला देखा। कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे पढ़ाई तो होती ही नहीं है, पढ़ाई का सिर्फ नाम है पढ़ाई, लेकिन वहाँ पर अमलन हमें कुछ नज़र नहीं आता कि बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे स्कूल के माहौल से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। कभी कभी स्कूल में आपको ऐसे बच्चे मिलते हैं जो कि आपको बुलिंग करते हैं, वो भी आपको मेंटली डिप्रेशन में ले आता है। कभी कभी टीचर का रवैया आपको डिप्रेशन में ले जाता है। कभी कभी स्कूल का सिस्टम ऐसा होता है कि आपने इतनी मेहनत की होती है और जिस बच्चे ने बिल्कुल मेहनत नहीं की होती, पेपर आउट होता है, वो बच्चा नंबर ले जाता है। तो ये आई थिंक स्कूल का जो सिस्टम है, जो हमारा तालीमी निज़ाम है, उसमें भी तब्दीली की ज़रूरत है। आपको ऐसा लगता है? जी बिल्कुल, आई टोटली एग्री विथ यू। और ये देखें ये एक सिस्टम की ख़राबी है, ये एक मेजर लेवल की ख़राबी है। आप ये देखें कि जब तालीमी निज़ाम ही नहीं ठीक होगा या अवेयरनेस ही नहीं होगी बच्चों को, या बच्चों के अंदर स्किल्स ही नहीं डेवलप किए जाएंगे कि अपने इर्द गिर्द के माशरे की परेशानियों से, बुलिंग से, इस तरह के मामला से किस तरह बचना है। और ये चीज़ बेसिकली स्कूल से या घर से ही शुरू होती है, क्योंकि बच्चे का पहला जो स्टेप है वो यहीं से है। अगर वहीं पे ये चीज़ें हो रही हैं और अवेयरनेस नहीं है या सिस्टम ठीक नहीं है, जो एजुकेशनल सिस्टम है, तो फिर ये मसले जो है वो मज़ीद बढ़ते हैं बजाय ये कि कम होने के। और कई ऐसे केसेस हैं जो रिपोर्ट ही नहीं हो पाते। हमारे स्टिग्मेटाइजेशन ही, सोशल स्टिग्मेटाइजेशन ही इतनी ज़्यादा है इस मामले को लेके, स्पेशली सुसाइड के मामले को लेके। तो ये सिस्टम में ये चीज़ ठीक होनी चाहिए, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर साहबा, मुझे बताएं कि बहैसियत इंसान हम पे बहुत सारे वैसे तो दूसरों के फ़राइज़ होते हैं, हम पे ये क्या किस तरह से ये चीज़ लागू होती है कि हम किस तरह से एक अच्छे लिसनर बन सकते हैं? ज़ाहिर सी बात है हमारी सोसाइटी में इस वक्त जो इश्यूज़ चल रहे हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ हो जाए, हर घर में झगड़े हैं, कई लोग बजट नहीं मैनेज कर पा रहे, कई बच्चों के मसले हैं, कई आपसी रिश्ते ऐसे हैं जो कि इख्तलाफात का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में हमारी किस तरह से ये जिम्मेदारी बनती है कि हम एक अच्छे लिसनर बन जाएं, और हम किस तरह एक अच्छे लिसनर बन सकते हैं, या हम किस तरह डिग आउट कर सकते हैं कि यार सामने वाला परेशान है, हमें इसकी बात सुननी है, और हो सकता है हमारे इस स्टेप से जो उसने एक इंतहाई कदम उठाना था वो ना उठाए। बिल्कुल, ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आप इर्द गिर्द के लोगों पे तवज्जो दें कि वो किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं या किस परेशानी से गुजर रहे हैं।
तो अच्छा लिसनर बनने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोगों में, हमारे जो कल्चर में है, वो सुनाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बजाय ये कि आप किसी की सुने। तो ये चीज़ प्रैक्टिस करने से ही डेवलप होगी कि आप किसी की सुनना सीखें, बर्दाश्त अपने अंदर पैदा करें और अपने इर्द गिर्द के माहौल पे ज़रा अवेयर रहें उससे कि लोग किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। कहीं आपकी किसी बात से कोई अगला बंदा ये स्टेप ना उठा ले, इस तरह का स्टेप। तो अवेयरनेस भी फैलाएं, जिनको ये इन चीज़ों के बारे में पता है वो एक दूसरे को बताएं भी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस हो। एजुकेट करें बच्चों को, बड़ों को, हर किसी को इस मामले के बारे में, और ये कि सुनने की प्रैक्टिस अपने अंदर जो है वो डेवलप करें। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट में मुझे एक चीज़ बताएगा कि किस एज ग्रुप के ज़्यादा केसेस आपके पास आते हैं, कि इस एज ग्रुप के जो लोग हैं वो ज़्यादा डिप्रेशन में हैं और सुसाइड का सोच रहे हैं, या इस एज ग्रुप के लोगों की ज़्यादा खुदकुशी रिपोर्ट होती है आपके पास? एडोलेसेंट्स जो एज है, हमारी एडोलेसेंस की जो एज है, यानी कि जो यंग बच्चे हैं, 12 से 22 के दरमियान में आप जो ये एज ग्रुप है, वो उन ज़्यादा केसेस हमारे पास रिपोर्ट होते हैं कि जो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं और उसमें वो कामयाब भी हो जाते हैं। जो थोड़े एडल्ट्स हैं, जो बड़ी एज के हैं, उनमें ये रेशो थोड़ा सा कम है। फीमेल्स में ये चीज़ ज़्यादा पाई जाती है, ये सोच सुसाइडल आइडिएशन फीमेल्स में ज़्यादा पाई जाती है। बट बनिस्बत उसके मर्दों की जो अटेम्प्ट्स होती हैं वो ज़्यादा कामयाब होती हैं, जो मेल्स हैं। तो ज़्यादातर यंग एज के जो बच्चे हैं हमारे पास, जो टीन एज के हैं, उनकी ये ज़्यादा रेशो है जो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है डॉक्टर साहबा, बेहद शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थी। गुफ्तगू तो बहुत ज़रूरी है कि जब आप इस तरह का कोई कदम उठाएं तो एक दफ़ा, सिर्फ एक दफ़ा उन लोगों के बारे में सोचें जो आपसे जुड़े हुए हैं। वो भले आपके माँ बाप हैं, आपके बहन भाई हैं, आपकी बीवी है, आपके मियाँ हैं, आपके बच्चे हैं। ये कदम मत उठाएं। ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है और ज़िंदगी बहुत बड़ी नेमत है। कोशिशों से सब कुछ बदला जा सकता है। कहीं पर अगर आप ये सोचते हैं कि ये एंडिंग पॉइंट है, तो वो एंडिंग पॉइंट नहीं होता। उसको हम समझते हैं, इसके आगे बहुत दुनिया है। कोशिश करके देखें, आप दुनिया को, अपने आप को, अपने माहौल को, अपने किरदार को बदल सकते हैं। अभी लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। अब बात करते हैं फ्रोज़न फूड्स के हवाले से। हर घर में, हर घर के फ्रिज में, हर फ्रिज के डीप फ्रीज़र में हमें फ्रोज़न फूड्स मिलता है। अच्छा जी, अब वो होता ही है कि हम कहते हैं कि जल्दी जल्दी पक जाएगा, बना बनाया तो है, और जब ये पक जाएगा तो फिर जाहिर सी बात है जल्दी जल्दी खाया भी जाएगा। लेकिन इस फ्रोज़न फूड्स की वजह से आपकी हेल्थ पे कितने ऐसे असरात मुरतब होते हैं जो कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं, इन पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रोज़न फूड्स को लंबे अरसे तक ख़राब होने से बचाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये केमिकल्स हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, लेकिन हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं होता। एक मखसूस शेल्फ़ लाइफ होती है इनकी, लेकिन हमें उस चीज़ का भी अंदाज़ा नहीं होता इनको किस तरीके से रखना है। क्योंकि बाज़ औक़ात कहा ही जाता है कि जी आप जो फ्रोज़न फूड रखते हैं उसको अगर आप एक दफ़ा बाहर निकाल लेते हैं फ्रीज़र से और वो डी फ्रीज़ हो जाते हैं, यानी बर्फ़ से वो निकल आते हैं जब, तो आप दोबारा से उसको नहीं खा सकते या वो खाने के काबिल नहीं रहते हैं। किन किन बातों का ख्याल रखना है जब आप फ्रोज़न फूड अपने फ्रिज में रखते हैं? तो इसी पर बात करने के लिए हमारे ग़िज़ाइयत महविश इदरीस इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम महविश, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं कि वो तमाम लोग जिनको बड़ा शौक होता है कि जी उनके फ्रीज़र में हर वक्त फ्रोज़न फूड्स की भरमार रहे, बहुत सारी ख़वातीन जो कि इस वक्त मुझे सुन रही हैं, मुझे देख रही हैं, यकीनन उनमें से बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जिनको ये शौक होता है। कुछ ख़वातीन घर में बना के फ्रीज़ कर लेती हैं। तो ये फ्रोज़न फूड आपकी हेल्थ के लिए कितना हार्मफुल हो सकता है? सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं कि हमारे लिए आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा इजी हो गया, हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा इजी बना दिया गया कि हमारे फ्रिज में हर चीज़ फ्रोज़न पड़ी हुई है, हमें कुक नहीं करना पड़ा, बच्चों को लंच देना है वहीं से निकाले, जो भी हमारा फ्रोज़न फूड है उसको निकाला और उसको कुक कर लिया। वैसे तो अगर देखा जाए तो बहुत कन्वीनियंट और बहुत ईजी है, लेकिन अगर उसके हेल्थ इम्पैक्ट्स देखे जाएँ तो वो हमारी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे होते हैं। जहाँ हम हर चीज़ की बात करते हैं कि हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो सेम इज़ द केस विद द फ्रोज़न फूड्स। अगर हम बात करें जो लोग बहुत ज़्यादा मतलब डायबिटिक हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है क्योंकि जितने भी फ्रोज़न फूड्स हैं उनके ऊपर अगर आप देखें तो कोटिंग किस चीज़ की हुई भी है, फ्लावर की हुई भी है, ब्रेड क्रम्स की हुई भी है, स्टार्च की हुई भी है, और फिर जब वो इस चीज़ की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा करते हैं तो स्टार्च डेफिनेटली कन्वर्ट हो जाता है शुगर में, तो उनका शुगर लेवल ज़्यादा करना शुरू कर देता है। ठीक है। अच्छा, ये फिर अगर हम बच्चों की बात करें, हाँ
अच्छा, एक तो मैविश अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा, दूसरा मेरा सवाल लीजिएगा, जो आपने तो सिर्फ एक डायबिटिक पेशेंट को कोड किया ना, जो हार्ट डिजीजेस में एग्जैक्टली जो दिल की बीमारियों में बेचारे मुब्तला होते हैं उनके लिए तो और ज्यादा मुश्किल है और ज़्यादा, क्योंकि उसमें ट्रांस फैट्स हैं, वो आपके एसडीएल लेवल को कम कर देंगे, और जो आपके गुड फैट्स हैं उनको कम कर देंगे और जो बैड फैट्स हैं उनको ज़्यादा कर देंगे। सेम इज़ द केस कि बच्चों में जो जैसे अगर हम देखा जाए तो फ्रोजन फूड्स की कंजम्पशन बच्चों में बहुत ज़्यादा है। अच्छा। क्योंकि आजकल हमारी रूटीन इतनी ज़्यादा बिजी हो चुकी है, मदर्स इतना मतलब वर्किंग है, वो अपने बच्चों के लिए सबसे कन्वीनियंट यही है कि कोई भी फ्रोजन फूड है वो उनको लंच में दे देती हैं, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट बच्चों पे ज़्यादा है, क्योंकि वो ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, मैविश, और वो बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, वापस चलते हैं मैविश के पास। हम उनसे बात कर रहे थे फ्रोजन फूड जो है हमारे लिए कितना हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि हम तो आजकल गुरेज ही नहीं करते ना, बच्चों को भी हम लंच में भी दे रहे होते हैं, और जब वो सुबह स्कूल जा रहे होते हैं तो हम लंच बॉक्स में भर भर के देते हैं। तो मैविश प्लीज जरा अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। जी जी बिल्कुल, ऐसे ही मैं बच्चों के बारे में बात करी थी कि बच्चे बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो चुके हैं। अगर मैं नगेट्स की बात करूं, वही अगर नगेट्स उनकी मदर उनको घर में बना के देती हैं और वो फ्रोज़न खा रहे हैं तो वो घर वाले नहीं खाएंगे, क्योंकि वो एडिक्टिव हो चुके हैं बाहर के खाने के। क्योंकि जो फ्रोजन फूड्स हैं उसमें कुछ ऐसे एडिटिव्स मिलाए गए हैं कि वो आपके टेस्ट बर्ड्स को चेंज कर देते हैं। बेसिकली बच्चे को वो टेस्ट बर्ड्स इतने ज़्यादा एडिक्ट हो जाते हैं कि वो उससे हट ही नहीं सकते। तो सबसे ज़्यादा एक तो ये नुकसानदेह है कि वो घर की फ्रेश चीज़ नहीं खा रहे, वो बाहर के फ्रोजन फूड्स खा रहे हैं। ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो ब्लड प्रेशर की, सबसे ज़्यादा सोडियम पाया जाता है प्रोसेस्ड फूड में, पैकेज फूड में, फ्रोजन फूड्स में बहुत ज़्यादा सोडियम पाया जाता है। एक तो जैसे अभी हमने बात की जितने भी डायबिटिक लोग हैं या हार्ट पेशेंट्स हैं, साथ ही साथ उन लोगों को ब्लड प्रेशर का भी प्रॉब्लम होता है। तो जितने लोग ब्लड प्रेशर का शिकार हैं, अगर वो फ्रोजन फूड का कंजम्पशन और ज़्यादा करते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर और ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि सोडियम की कंजम्पशन वो ज़्यादा ले रहे हैं। साथ ही अगर आप देखें तो फ्रोजन फूड ज़्यादा ऐसे ही हैं जो हम फ्राई करके खा रहे होते हैं। फिर ट्रांस फैट्स उसमें बहुत ज़्यादा हैं। जितने फ्राइड फूड्स की कंजम्पशन ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा हम बीमारियों की तरफ जा रहे हैं। अच्छा मैविश, मेरी एक बात सुनिए कि हमने अक्सर ग्रोसरी स्टोर्स पे ये देखा है कि फ्रोजन सब्जियां भी तो हमें मिलती हैं, फल भी मिल रहे होते हैं, तो क्या ये भी आपकी सेहत के लिए उतना ही नुकसान होता है जितना फ्रोजन फूड्स लाइक समोसे, नगेट्स, टिक्का कबाब वगैरह हो गए? क्या इनको भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? जैसे मैंने कहा ना, हाँ जैसे मैंने अभी बात की कि हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो बेसिकली अगर हम साइंस की बात करें तो फ्रोजन फूड्स इनिशिएट क्यों हुए थे? जस्ट टू कीप द टेक्सचर। हम अपने जब भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, चाहे फ्रूट्स हैं, बेसिकली वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए इनिशिएट किया गया था, उनके टेक्सचर को, उनके कलर को और उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को हम मेंटेन रखने के लिए फ्रोजन फूड्स किया गया था, इनिशिएट किया गया था। लेकिन वही बात है कि हर चीज़ के फिर हम नेगेटिव इम्पैक्ट भी देख रहे होते हैं। अगर हम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की बात करें तो उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं आ रहा, लेकिन जिस प्रोसेस के थ्रू उसको सेव किया गया है, जैसे अगर मैं टिन की बात करूं, टिन में अगर हमारे पास फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हैं तो वो सेव किस तरह से है? कॉर्न सिरप से सेव किया गया है, और कॉर्न सिरप आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आपकी हेल्थ पे कोई इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है। लेकिन जिस सोल्यूशन के अंदर वो सेव हुआ हुआ है, यानी वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा तो मैविश मुझे ये बताएं कि अक्सर अभी तो रमजान करीब है, अक्सर हमने देखा है, मेरे घर में तो यही होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है मुझ जैसी जो खवातीन जिन्हें कुछ नहीं बनाना आता, हम ले आते हैं जी बने बनाए पराठे, और हमने जैसे ही सहरी का टाइम हुआ वो फ्रोजन पराठे हमने बनाए और वही दो पराठे खा लिए। वो भी आपके लिए तो नुकसान है। हर चीज जब हमें बिल्कुल, जब हम किसी ईस्ट, जब हमें कोई ईस्ट मिलती है ना, तो फिर हम उसका पॉजिटिव चीज़ नहीं निकालते, हम उसके नेगेटिव चीज़ निकाल रहे होते हैं। तो पराठे वैसे ही वही बात है कि हम हमेशा यही कहते हैं कि जितने भी बटर है या घी है उसका इस्तेमाल कम से कम करें, और स्पेशली रमज़ान में उसका इस्तेमाल कम करें। लेकिन अगर हम फ्रोज़न पराठे खाना, जिसको हम ईजिली अपने घर में कुक कर सकते हैं, फ्रेशली खा सकते हैं, तो फिर हम क्यों उनकी तरफ जा रहे हैं? तो सिर्फ अपने आप को ईज करने के लिए हम हर चीज़ का नुकसान बर्दाश्त कर रहे होते हैं। तो बेहतर यही है कि आप अपने घर में फ्रेश चीज़ का इस्तेमाल ज़रूर करें। जैसे अभी आपने कहा कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जिस सोल्यूशन में, जिस प्रोसेस के थ्रू वो सेव हुआ है, वो नुकसानदेह आप। अच्छा मैं भी एक और चीज़ बताएं, मतलब लाइक जैसे मेरी अम्मी है ना, कबाब बनाए और उन्होंने पूरे 30 दिन के फ्रीज कर दिए कि चलो वही महीना तो निकल गया ना, पूरे 30 दिन के कबाब फ्रीज हुए हैं, वो 30 दिन से ऊपर भी चले जाते हैं कभी कभी। तो अक्सर घरों में ऐसा होता है, माएँ बहनें जो है ना वो कबाब या फिर शामी या गोला कबाब
कबाब हो गए या इस तरह के टिक्के वगैरह फ्रीज करके रख लेते हैं और कहते हैं जी कि चले मेहमान आएंगे तो हमारे लिए आसानी होगी। तो क्या जो घर में बनी हुई चीज आप फ्रीज करते हैं उसके साथ भी यही मामला होता है या उसकी कोई शेल्फ लाइफ होती है कि आपने 15 डेज 10 डेज 1 वीक से ज्यादा आपने ये नहीं इस्तेमाल करने और 1 वीक के बाद या आफ्टर 10 डेज आपने फ्रेश बनाने हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैंने अभी बात की ना कि फ्रोजन फूड्स का मेन मकसद क्या था कि हम उनकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करें। ठीक है, तो सेम इज द केस कि अगर हमने घर में बना के उनको 10 to 15 डेज के लिए सेव कर लिया तो वो तो बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर हमने जैसे अगर कुर्बानी की अगर हम बात करें, कुर्बानी का गोश्त अब आप देखें सालों साल आपके फ्रिज में पड़ा रहता है। तो वो क्या होता है कि वो बेसिकली उसमें बैक्टीरिया बन रहा है, वो आप निकालते हो फिर डीफ्रॉस्ट करते हो और उसमें भी आपके पास टाइमिंग होनी चाहिए कि जैसे हम पूरा दिन निकाल के अपना गोश्त या अपना शामी कबाब या सीख कबाब निकाल के रख देते हैं, तो वो एक सर्टेन टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम डीफ्रॉस्ट कर रहे होते हैं, जब हम ज्यादा देर के लिए डीफ्रॉस्ट करते हैं तो उसमें बैक्टीरिया आना शुरू हो जाता है। वो बैक्टीरिया जो आपके लिए हार्मफुल है, तो हमेशा टाइम देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम और टेम्परेचर ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट, इधर आप बाहर का ला रहे हैं या आप घर में बना रहे हैं, तो मैं बाहर का ला रहे हैं। ठीक है, अच्छा मुझे जरा ये बताएं कि फ्रोजन फूड का आप इंटेक बहुत ज्यादा कर रहे हैं, मतलब वो खवातीन या वो बच्चियां जो कि बाहर घर से पढ़ने के लिए निकलती हैं, जॉब कर रही हैं और उन्हें खाना पकाना नहीं आता, वो रिलाई करती हैं इन्हीं चीजों पर, क्या क्या बीमारियां अपने अंदर आप पाल लेते हैं फिर? बिल्कुल, जैसे सबसे पहले तो हमने ब्लड प्रेशर और शुगर की बात की। जिन लोगों को डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है, ये सबसे ज्यादा कॉमन है। उसके अलावा अगर हम यंग जनरेशन की बात करें तो ओबेसिटी, मोटापा बहुत कॉमन है। अगर आप देखें यंग जनरेशन में, इसीलिए क्योंकि एक तो बाहर से फास्ट फूड तो ले ही रहे हैं, लेकिन अगर घर से भी वो कोई सैंडविच या कोई रोल पराठा या कोई बर्गर बना के लेके जा रहे हैं, तो आप देखें कि उसके अंदर जो पैटी है, उसके अंदर जो चिकन पड़ा हुआ है या उसके अंदर जो भी मटीरियल है वो भी फ्रोजन है। तो सबसे कॉमन हमारे देखा जा रहा है मोटापा और ब्लड प्रेशर। आजकल तो यंग जनरेशन में ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो रहा है और उसकी मेन कॉज यही है कि आपका एक तो ये है कि एनवायरनमेंट ऐसा है, आपका फूड ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हो फ्रोजन फूड्स के ऊपर, आप फ्रेश को नहीं लेके जा रहे। वो यही सोच के एक तो अपनी ईज के लिए टाइम कंज्यूम नहीं हो रहा, बहुत जल्दी आपने सुबह उठा फ्रोजन निकाला और उसको कुक कर लिया, बुरा नहीं है। लेकिन अगर आप अपने घर में खुद बनाते हैं और उसको 10 to 15 डेज के लिए सेव कर लेते हैं, दैट इज ओके। लेकिन जो हम बाहर से फ्रोजन आइटम्स ले रहे होते हैं, यू नेवर नो कि उसमें क्या है। एक तो सबसे ज्यादा उसमें जो केमिकल यूज हो रहा है MSG, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, वो बहुत कार्सिनोजेनिक है, वो आपको बहुत ज्यादा नुकसान दे रहा होता है। एक तो बेसिकली वो क्या है, एक टेस्ट इन्हांसर है। अगर आप खुद भी अगर कभी आपने नोट किया हो कि आप घर में अगर कोई चपली कबाब या नगेट्स या कोई सीख कबाब बनाती है, उसका वैसा टेस्ट नहीं आता जैसे हम फ्रोजन ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, जस्ट बिकॉज क्योंकि उसके अंदर जो है फ्लेवर इन्हांसर्स डाले हुए होते हैं और फिर हम बनाने वाले को कहते हैं कि ये तो वैसा बना ही नहीं जैसे फलानी कंपनी का बनता था। नहीं बना। अच्छा मैं भी एक और चीज मुझे बताएं, अभी मैंने जिक्र भी ये किया था कि मैं कल परसों ग्रोसरी स्टोर पे गई, मैंने देखा कि वो फल जो कि सीजनल नहीं है, मतलब अभी सीजन में नहीं है, जैसे आम है अभी सीजन में नहीं है, लेकिन वो मुझे फ्रोजन में मिल रहे थे, यानी फ्रीज हुए हुए मुझे आम मिल रहे थे स्लाइसिस की उस सूरत में। और बहुत सारे बड़े बड़े स्टोर्स में हम देखते हैं कि आपको बॉक्सेस मिलते हैं जिसमें वो वाले फ्रूट्स हमें नजर आते हैं जिनका सीजन नहीं होता। तो क्या ऐसे फ्रूट्स लेना और खाना वो भी हार्मफुल होता है, क्योंकि उनका सीजन तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो उन्होंने फ्रीज किए हुए होते हैं। भले से वो स्ट्रॉबेरी हो जाए, वो मैंगो हो जाए, ये वाटरमेलन हो जाए, तो क्या वो भी आपकी हेल्थ के लिए बुरा है या आप वो खा सकते हैं? देखें अगेन वही बात है कि जो चीज़ जब हम नेचर के अगेंस्ट जाते हैं, अल्लाह ताला ने हर चीज़ ना सीजन के अकॉर्डिंग बनाई हुई है। जब हम नेचर के अगेंस्ट जाते हैं तो वो हमें कभी भी पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं देती, वो हमारे हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही होती है। जैसे फ्रूट्स हैं, अगर वो समर्स में है तो अल्लाह ताला ने किसी वजह से समर्स में बनाया है, लेकिन हम उसको फ्रोजन कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, हम उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज कर रहे हैं। वो किस तरह से डेफिनेटली उसके अंदर कोई केमिकल्स डाले हैं। और फिर आप वाली बात ना कि वो फल आपको नुकसानदेह नहीं है आपके लिए, लेकिन जिस चीज में वो चीज फ्रोज हुई हुई है या रखी हुई है, थ्रू वो गुजरा है, वो आप मानते हैं। ठीक है महविश, बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी। भाई बड़ा जरूरी है, जो भी खाएं जो भी पिए जरा देख के और जरा पिए और जरा देख के खाएं। आज के प्रोग्राम से इतना ही, आपसे मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।